हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आशा है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। चलिए दोस्तों, आज बात करते हैं यूजीसी नेट पेपर सेकंड, जो कि आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट है कॉमर्स। दोस्तों, कॉमर्स में हमें क्या क्या चीज़ें पढ़ना है। जो बच्चा अगर कॉमर्स का अच्छे तरीके से पढ़ाई कर लेता है तो समझ जाए उसके पास एक तो इकोनॉमिक्स अच्छे से पढ़ा सकता है, बिजनेस मैनेजमेंट को भी अच्छे से पढ़ा सकता है। बाकी अगर वो सीए का भी तैयारी करता तो सीए के बच्चों को पढ़ा सकता है, आईसीडब्ल्यूए की जो तैयारी करते हैं उनको भी पढ़ा सकता है, सीएमए की तैयारी करता है उनको भी पढ़ा सकता है। सोचिए उसके पास इतनी नॉलेज हो जाती है। आप अगर उसमें आप पीएचडी कर रहे हैं या आप जेआरएफ नेट क्वालिफाई जब हो जाते हैं तो आपके पास समझिए कितनी नॉलेज है। उस नॉलेज के आधार पे आप क्या कर सकते हैं, आपके पास इतने स्कोप हैं, आप कभी बेरोजगार नहीं रह सकते। लेकिन कौन बेरोजगार नहीं रह सकता? जो पढ़ाई करेगा। अब जिसको कुछ पता ही नहीं है कि पर्सनल, रियल, नॉमिनल अकाउंटिंग क्या है, तो बेसिक चीज़ें जब नहीं पता होगा तो क्या कि दूसरे को पढ़ाएगा। इसीलिए अगर आप पढ़ाई करो तो पढ़ाई को उसको एंजॉय करो, उसको समझो, रटो मत। तो आज बेसिक चीज़ बात करेंगे कि यूजीसी नेट पेपर सेकंड जो हमारा पूरा है टॉपिक, उसमें टोटल 10 यूनिट है। हर एक यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे पहला यूनिट आपका आता है फर्स्ट यूनिट, अगर हम बात करते हैं बिजनेस इन्वायरमेंट एंड इंटरनेशनल बिजनेस, इंटरनेशनल बिजनेस। ये बेसिक चीज आपका देखिए, पहला टॉपिक यहाँ शुरुआत होता फर्स्ट यूनिट। अब फर्स्ट यूनिट में आपको अगर बेसिक चीज आपको अगर एक एक टॉपिक याद है, अब इसको आप अगर आप जब पढ़ेंगे तो इसको दो भागों में डिवाइड करके पढ़ना। पहले आपको समझना होगा बिजनेस इन्वायरमेंट क्या है, फिर उसके बाद इंटरनेशनल बिजनेस क्या है। ठीक। दूसरा आपका यूनिट शुरू होता है बिजनेस ऑडिट एंड अकाउंटिंग, शॉर्टकट कर देते हैं। ठीक है दोस्तों। तीसरा आपका आता है टॉपिक बिजनेस, ऐसे बिजनेस कॉमन कर देते हैं, इकोनॉमिक्स। फोर्थ आपका आता है बिजनेस फाइनेंस। फिफ्थ आपका आता है बिजनेस मार्केटिंग। और सिक्स्थ आपका आता है बिजनेस मैनेजमेंट एंड ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। और सेवंथ आपका आता है बिजनेस बैंकिंग एंड LIC, लाइफ इंश्योरेंस करके ये भी पूछता है। और आपका 8 आता है बिजनेस स्टैटिस्टिक्स। और नेक्स्ट 9th जो आपका आता है लीगल एस्पेक्ट, बिजनेस लीगल एस्पेक्ट। और 10th आपका, अगर नहीं दिख रहा तो यहाँ लिख देते हैं दोस्तों, 10th जो आपका है 10वां नंबर बिजनेस स्पेलिंग यहाँ पे बिजनेस इनकम टैक्स and
डबल टैक्स कारपोरेशन या कारपोरेट रेट, ये बेसिक चीजें आपको यहां से पूछता है। तो दोस्तों ये पूरा 10 यूनिट आपका जो हमने की बात किया, अगर आपको पूरा याद है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक 10 यूनिट। और हर एक यूनिट से देखिए आपका पहले क्या होता था 10-10 क्वेश्चन आते थे, लेकिन अब क्या कर दिया 10 क्वेश्चन आपका एक पैसेज के बेस बना देता है, पैसेज पे आपका रहेगा। अब पैसेज किसी बेस से बन सकता है, हो सकता है आपका इकोनॉमिक्स बना दे, फाइनेंस बना दे, इंटरनेशनल पे बना दे, किसी भी टॉपिक से उठा के वो क्या करता है 10 क्वेश्चन आपको सेट करता है जो आपका रहता है पैसेज पे। बाकी आपका जो होता है 90 क्वेश्चन इन्हीं पे पूरे कॉन्सेप्ट के आधार पे रहता है। अब एक एक टॉपिक जब आप पढ़ते हैं इसमें हर एक टॉपिक को अलग अलग करके बेसिक चीजें, अगर ये सब आपको हर एक टॉपिक याद है अच्छे तरीके से, अब आप सभी लोग पढ़े होंगे, इसका पीछे एक डबल फायदा भी होता है। अगर आपका ऑप्शनल मान लीजिए यूजीसी नेट की तैयारी करते हो रही है, यहीं पर आप यूपीएससी के अगर जो बच्चे जिनके पास समय है, टाइम है, अटेम्प्ट देना चाहते हैं 2025 वगैरह का, तो एक प्रकार से यही पूरा टॉपिक जो आप क्या करता है वहाँ पर ऑप्शनल पेपर जो है यूपीएससी में भी काम आता है। बस खाली वहाँ पर यूपीएससी में एक टॉपिक को और नया जोड़ देता है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बिहेवियर, ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ थ्योरी, ये मैं शॉर्टकट में लिख दिया, ओबी और ओटी, ये बेसिक चीज रहता है। बस इतना, बाकी उसमें आपका टॉपिक जो रहता है फाइनेंस रहता है, इकोनॉमिक्स नहीं रहता दोस्तों, एक कट जाता है। लेकिन छोड़िए, पहले इस टॉपिक बात करते जो आपके सामने पहले है उसमें बात करेंगे, बट इतना थोड़ा सा जो आपका ऐड कर देता है ना, तो बाकी सब सेम जितने सभी टॉपिक है आपका यूपीएससी मेंस में जो है ऑप्शनल पेपर में काम करता है। तो आप सोचिए अगर इसकी तैयारी अच्छे से करते तो एक बार यूपीएससी का भी देना चाहिए। बस वहाँ से थोड़ा सा लेवल क्या हो जाता है आपका, जनरल स्टडी का तैयारी अच्छा करना पड़ता है, हिस्ट्री है, पॉलिटी है, इकोनॉमिक्स है, जियोग्राफी है, साइंस एंड टेक है, बेसिक ये चीज़ें होता है। लेकिन चलिए आज इस पर बात करते हैं। आपका जो यूजीसी नेट पेपर सेकंड है, इसमें एक एक टॉपिक बात करें कॉमर्स ऑप्शनल के, बिजनेस इन्वायरमेंट, इसमें हमें क्या क्या पढ़ना होता है। पहला इसमें जो टॉपिक आता है, अभी सब लिखेंगे तो कम पड़ जाएगा, इसलिए एक एक करके बताते हैं। पहला इसमें होता है मेन कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट, जिसमें आपका आता है इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट, फीचर ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट, उसके बाद मिशन जिसको बोलते हैं माइसन कॉन्सेप्ट, 5 मॉडल क्या उनका है, नेक्स्ट आपका विजन और मिशन क्या है, एक एक टॉपिक उसमें क्या दिया होता है। जैसे मेन कॉन्सेप्ट पूछता है भाई आप कोई व्यापार करते हो, आपका छोटे व्यापार हो सकते हैं, बड़े व्यापार हो सकते हैं, इंटरनेशनल व्यापार कर सकते हो, डोमेस्टिक हो सकता है, जो भी आपको, तो आपको बेसिक चीजें कहता है मेन कॉन्सेप्ट क्या होता है बिजनेस में, जो आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको याद रखना। जैसे 7 पॉइंट किसी में है, किसी में 6 पॉइंट है, वो पॉइंट क्या क्या ये करके बात करते हैं। आपको कंसिस्टेंसी रहना चाहिए, और कंसिस्टेंसी मतलब कि जब कोई आप व्यापार करो, ऐसा नहीं है कि आज आपके माल, कभी कभी कहावत है कि अगर आपके दुकान में माल भरे हैं, प्रोडक्ट अच्छे तरीके से दुकान में है, कस्टमर आता है आप उसको देते हैं, तो कस्टमर अगर लेके जाए उसको लगे कि यहाँ पर ये वस्तु हमें मिलती है, तो ये क्या होता है, अगर आपके पास पता चला कोई पूछा कि आपने कोई किताब कापी का दुकान कर रहे हैं, वहाँ पूछता कोई बच्चा सर ये बताइए यूजीसी नेट ऑप्शनल सब्जेक्ट कॉमर्स का इंग्लिश मीडियम बुक है क्या, तो बोलेंगे नहीं है। तो जो कस्टमर अगर कभी कोई और उससे पूछेगा कि यार ये बुक्स कहीं मिल सकती है, तो बोलेगा उस दुकान पर मत जाना, वहाँ चले जाना। एक बड़ी लॉजिक की बात ये होती है दोस्तों, अगर आपके पास वस्तु उपलब्ध है तो आपका व्यापार बढ़िया चलेगा। अगर आप एडवांस लेवल में चीज़ें सोचेंगे तो अच्छा चलेगा। आप हमेशा एडवांस मतलब क्या होता है, समय को देखते हुए कि अगर हमें कोई व्यापार करना तो उसमें हमेशा क्या करनी, संशोधन करते रहना चाहिए, चेंज होते रहना चाहिए। सरकार नई पॉलिसी लाती तो उसको भी समझ होना चाहिए। अगर टैक्स सिस्टम चेंज हो रहा है तो आपको भी अवेयर होना चाहिए। कोई नया मार्केट में कोई नया बिजनेस, अगर नया कंपटीशन कोई उतर रहा है आपके पड़ोसी में, तो उससे भी 4 कदम एडवांस होना चाहिए, ना तो वो आपका मार्केट खराब कर देगा, आपका बिजनेस खराब कर देगा, आप आगे नहीं बढ़ सकते।
यही पॉइंट इसमें समझाया जाता है कि कंसिस्टेंसी रहने, एडवांस अवेयर होना चाहिए, डेंजर लेवल में क्या होता है, एक आता है डेंजर लेवल में तैयार रहना चाहिए। कोई ऐसी घड़ी ना आए, ऐसी खतरे की घड़ी ना आए कि पता चला कोई ऐसी कंपनी आ गई या कोई ऐसा बिजनेसमैन आ गया, पॉलिसी आ गया, पता चला आप पुराने तरीके से बात कर रहे हैं, पुराने तरीके से बेच रहे हैं। अगर आप भी ऑनलाइन चीज़ें बेचना शुरू करेंगे, आप भी अपने वस्तु का एडवर्टीजमेंट करेंगे, विज्ञापन करेंगे, तो आपकी बिक्री बहुत अच्छी होगी। अगर आप विज्ञापन नहीं करेंगे, लोगों तक अपनी पहुंच नहीं दिखाएंगे, तो आपकी वस्तु नहीं बिकेगी। इसीलिए हमेशा क्या करिए, समय के साथ आप आगे कदम से कदम मिला के चलते रहना चाहिए। तो वो बोला जाता है मेन कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट, जिसमें इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट का पॉइंट की बात करता है कि कंसिस्टेंसी रहना, अवेयर रहना और डेंजर लेवल में देखते रहना और ऑनलाइन मार्केटिंग करते रहना, सारी चीज़ को आपको क्या है जानकारी रखना चाहिए। सब्स्टिट्यूट्स रूप में होना चाहिए, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के बारे में जानकारी रखना चाहिए कि ऐसा तो नहीं पता चला सब्स्टिट्यूट्स आप मान लीजिए आपने हिंदी मीडियम कोई किताब बेच रहे हैं, बगल में इंग्लिश मीडियम भी अपने पास रखिए, क्योंकि कस्टमर कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। कोई भी कस्टमर आए तो कम से कम अगर बात पूछता है सर ये पास बुक है, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, फिर बोलो ठीक है आप अगर कल आओ तो मैं ये बुक आपको दे दूंगा। आप ये मत बोलो कि नहीं आप मेरे पास नहीं है, उसको कस्टमर को पकड़ के रखो। ये सारी पॉइंट इस बिजनेस एनवायरनमेंट में आपको अवेयर करता है। कभी एक वस्तु दूसरे वस्तु से कोरिलेशन होती है, पूरक होती हैं, उसको भी याद रखना चाहिए। तो भाई अगर मान लीजिए कोई नई वस्तु आ गई मार्केट में, कोई ऐसा डिजिटल कैमरा आ गया या डिजिटल बोर्ड आ गया, तो अगर आप बड़ी दुकान कर रहे हैं, बड़ा एक बिजनेस कर रहे हैं, तो आपको अवेयर होना पड़ेगा। नया फीचर चेंज हो रहा तो उसको अवेयर होना पड़ेगा, तभी आप बिजनेस एनवायरनमेंट के बेसिक चीज़ समझ सकते हैं। इसलिए पॉइंट होता है मेन कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, उसके बाद इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, उसके बाद माइसल कॉन्सेप्ट, जिसको 5 मॉडल कॉन्सेप्ट दिए। उन्होंने कहा भाई डिमांड को समझो, सप्लाई को समझो, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स को समझो और सप्लीमेंट्री को समझो। सप्लीमेंट्री जो सप्लाई किया जाता है, क्या उसकी प्राइस क्या चल रहा है। जैसे अब एक प्रेजेंट टाइम की बात करते हैं, जिससे भारत में इस वक्त प्रेजेंट टाइम में टोमेटो, पोटैटो, ऑनियन की जो है प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ गई। टमाटर, प्याज, इनकी रेट आप देखते होंगे 110, 120 चल रहा है। अब कारण क्या है, स्कैरसिटी ऑफ द सप्लाई, मतलब सप्लाई का जो दुर्लभता हो गई है। अब सप्लाई अगर कम होगी तो जो वस्तु होगी कम होगी तो उसकी प्राइस ज़्यादा होगी, क्योंकि डिमांड और सप्लाई का कॉन्सेप्ट होता है। सप्लाई कम है और डिमांड ज़्यादा है तो प्राइस ज़्यादा होगी। अब प्राइस ज़्यादा होगा तो मार्केट में क्या होगा, पैसे कीमत कम हो जाएगा, और पैसे कीमत होने के बाद क्या होगा, इन्फ्लेशन बढ़ने की चांस होती है। तो देखिए एक पॉइंट को आप अलग अलग पॉइंट से सोचना शुरू करिए। इस पे सरकार का क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, सरकार का इम्पैक्ट पड़ेगा। अगर आपकी करेंसी की वैल्यू कम हो जाएगी तो आप वस्तुओं का जो एक्सपोर्ट करते या इंपोर्ट करते हो तो आपकी वैल्यू कम होती चली जाएगी रुपए की, तो आपकी देश की जो है एक प्रकार से इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे भी इम्पैक्ट पड़ेगा। आपकी जो इंटरनेशनल जो भी आप गोल्ड में व्यापार करते हैं, जो शेयर में मार्केट करते हैं, इन पे भी इम्पैक्ट पड़ेगा। आप क्रूड ऑयल खरीदते हैं तो आपको पता चला जहाँ के $50 आप दे करके खरीदते हैं, आपको पता चला $80 देना पड़ जाएगा, क्योंकि आपकी करेंसी की वैल्यू कम होती जा रही है। तो इसीलिए क्या कहा जाता है कि अपनी करेंसी की वैल्यू कैसे महत्व को मेंटेन रखा जाए, कैसे उसको बैलेंस किया जाए। हर एक पॉइंट एक दूसरे से कोरिलेट होती है, और जब तक आप एक दूसरे से कोरिलेट करके नहीं पढ़ेंगे, नहीं समझेंगे, तो आपके लिए पढ़ाई बेकार है। पढ़ाई का मतलब है एक दूसरे से कोरिलेट करके समझिए। अब इसमें जो आपका 5 मॉडल बात हमने क्या, डिमांड, सप्लाई, कॉम्प्लीमेंट्री, सब्स्टिट्यूट्स, ये बेसिक चीज आपको याद रखना है। अब जैसे होता है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या आता है, आपने पढ़े होंगे, जो एक दूसरे की पूरक होती है। अगर मान लीजिए पेन है तो पेन में इंक है, बिना इंक के तो पेन बेकार है, एक दूसरे क्या है, पूरक है। कैंची है, कैंची के 2 फलक है, एक फलक काट दो, क्या वो काट सकती, नहीं चल सकती। ऐसे गाड़ी है, गाड़ी में अगर पेट्रोल है तो तभी चल सकती है। एक दूसरे क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हैं। तो आप इस बात को भी समझिए। कभी कभार आप देखते होंगे कि व्हीकल जो भी या दो मान लीजिए 4 व्हीलर है, 2 व्हीकल है, जो भी है, तो आप ध्यान से देखिए, अगर प्राइस डीजल की बढ़ती है या पेट्रोल की बढ़ती है तो आप देखिए गाड़ी की रेट थोड़ा कम हो जाता है। अगर उसकी रेट कम होती है डीजल पेट्रोल की, देखिए गाड़ी जो आपका मतलब कार वगैरह है तो उनकी प्राइस बढ़ जाती है। इसके पीछे कारण क्या होता है,
लोगों को ये लगता है कि भाई अगर हम गाड़ी तभी खरीदेंगे जब पेट्रोल कुछ सस्ता हो, महंगा गाड़ी लाके क्या करेंगे या सस्ते लाके क्या करेंगे, पेट्रोल तो महंगा है। एक दूसरे की पूरक होती है, इस चीज़ को, बारीकी चीज़ को समझिए। अब अगला पॉइंट हम पढ़ते हैं सब्स्टिट्यूट्स। एक की वस्तु के स्थान पर दूसरे वस्तु का प्रयोग करना। सपोज करिए आपको चाय पीना था, अब चाय नहीं मिला, आपने कॉफ़ी पी लिया। आपको प्यास लगी थी, पानी पीना था, पानी पता चला 60 रुपये बोतल मिल रहा था, बगल में कोल्ड ड्रिंक कोई 20 रुपये में दे रहा। आपको लगेगा एक काम करो, हमारे जेब में तो 40 रुपये हैं, 60 रुपये बोतल तो मिलेगा नहीं, ऐसा करते 20 रुपये कोल्ड ड्रिंक पी लेते, थोड़ा स्वाद ही मिल जाएगा, प्यास से बुझ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो आप क्या करते हैं, एक वस्तु के स्थान पर दूसरे वस्तु का प्रयोग करते हैं। तो मार्केट में हर एक चीज़ को आपको ध्यान में रखना है, डिमांड और सप्लाई को समझना है, सब्स्टिट्यूट्स को समझना है, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स को समझना है। नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते इसमें अगला आता है आपका विजन क्या है और मिशन क्या है। विजन जो होती है और मिशन प्रतिदिन आपका होता है। जैसे टारगेट आप रखते हो कि मान लीजिए कोई भी टारगेट आप रखते हैं, जैसे मान लीजिए एक किताब मेरे पास है, विधायिका और न्यायपालिका, ये बुक है, ये जो बुक है। अब इसमें आप सोचते हैं चलो मैं आज इसमें 2 पेज पढ़ता हूँ। आपने 2 पेज जो पढ़ाई किया, तो प्रतिदिन जब आप 2 पेज पढ़ेंगे, 2 पेज पढ़ेंगे, तो धीरे धीरे जब आप पढ़ाई करते हैं, आज का 2 पेज किया, कल 2 पेज करेंगे, तो जो एक प्रतिदिन आप 2-2 पेज कंप्लीट करते हैं, आपका होता है मिशन। और टारगेट, आपका विजन क्या होता है, इस किताब को पढ़ करके फिर मुझे एक नया आइडिया, नया विचार लाना है कि लेजिस्लेटिव कैसे काम करती है, एग्जीक्यूटिव कैसे काम करती है, जुडिशरी कैसे काम करती है, और जो आपका मीडिया है वो कैसे काम करती है। सारी चीज़ों क्या करते बैठ के कंक्लूजन करेंगे, उसका निष्कर्ष निकालेंगे। तो ये क्या आपका होता है, निचोड़ी बात होती है। यही चीज़ कहा जाता है जब आप कोई बिजनेस करो या कोई आप काम करो, तो उसके हर एक पॉइंट को समझना बहुत जरूरी होता है। और इसमें क्या पॉइंट समझना है, आपने आज का मान लीजिए टॉपिक मिशन कंप्लीट किया, तो जो आपका विजन है, विजन क्या है, एक नैरेटिव तैयार करना है, एक नया फ्रेमवर्क देना है। जब वो चीज़ कंप्लीट हो जाती है तो कहते हैं रोज का काम करना मिशन, और जब लक्ष्य को प्राप्त कर लेना विजन। ये पॉइंट को समझना बहुत जरूरी है। अब जैसे बड़े बड़े बिजनेसमैन लोग होते हैं, तो हर दिन जो होता है एक टारगेट रखते हैं। अब टारगेट क्या है हर दिन का, कि भाई आपको 8 आवर काम करना है। अगर आप ओवर टाइम काम करते हैं कोई बात नहीं, तो जो आप हर दिन काम करते हैं, करते 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 30 दिन 40 दिन जैसे कंप्लीट होता है, तो आपका जो गोल होता है वो कंप्लीट होता है। जो गोल है वो जो आप प्राप्त करते हैं, अचीवमेंट करते हैं, यू हैव टू अचीवमेंट द गोल, दिस इज विजन। तो दोस्तों आपको बेसिक चीज़ यही समझना बहुत जरूरी है बिजनेस इन्वायरमेंट। फिर बिजनेस इन्वायरमेंट में आप पढ़ते हैं अगला टॉपिक। अब अगला टॉपिक आप पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट। अब टाइप्स ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट में आप पढ़ेंगे इंटरनल क्या है, एक्सटर्नल क्या है। इंटरनल मीन्स क्या होता है, जो आंतरिक व्यू में, जो माइक्रो व्यू में बात करता है। जैसे आंतरिक व्यू में बात करता है, सूक्ष्म लेवल पे जो बात करता है, सूक्ष्म लेवल पर, सूक्ष्म स्तर पर, उसको हम क्या बोलते हैं, माइक्रो। इसको बोलते हैं माइक्रो। तो ये जो माइक्रो होती है, एक बारीकी, एक एक पॉइंट पे जो अध्ययन करता है, चीजों को समझता है, कस्टमर को समझना, सप्लाई को समझना, प्रोडक्ट को समझना, प्राइस को समझना, प्रमोशन को समझना, प्रोडक्शन को समझना, हर एक पॉइंट एक एक बारीकी चीज का, जिसमें आप क्या करते हैं, स्टडी करते हैं, अध्ययन करते हैं। तो इसको बोलते हैं टाइप्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट में 2 भाग होता है, इंटरनल और एक्सटर्नल। जब आप इकाई, एक एक यूनिट को समझते हैं, वो आपका होता है आंतरिक व्यू में। और जब आप एक लार्ज लेवल में, एक्सटर्नल व्यू में चीजें आप समझते हैं, एक देश से दूसरे देश में टॉपिक को अध्ययन करते हैं, जिसमें आप पढ़ेंगे बीओपी क्या है, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है। देखिए कभी आपका इसमें बिजनेस एनवायरनमेंट में ऐसा लगेगा आपका इकोनॉमिक्स आता है, कभी आपको लगेगा अकाउंट आ जाएगा, कभी ऐसा लगेगा कि आपका जो है बैंकिंग सेक्टर दिखाई देता है। इसलिए हर एक टॉपिक एक दूसरे से कोरिलेशन करके पढ़ना बहुत जरूरी है। अब इसमें आप क्या पढ़ेंगे, एक्सटर्नल में, वाई में। अब वाई में आप जब पढ़ेंगे बीओपी क्या है, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है, करंट अकाउंट क्या है, कैपिटल अकाउंट क्या है, करंट अकाउंट विजुअल गुड्स कौन है, नॉन विजुअल गुड्स क्या है, कैपिटल अकाउंट में लॉन्ग टर्म गुड्स क्या है, शॉर्ट टर्म गुड्स क्या है, बेसिक चीज आपको याद रखना है। इन्फ्लेशन क्या है, टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन क्या है, स्फीति कैसे बढ़ती है,
हाइपर इन्फ्लेशन क्या है, क्रैपिंग इन्फ्लेशन क्या है, जंपिंग इन्फ्लेशन क्या है, ये एक एक पॉइंट को आपको अध्ययन करना पड़ेगा। डिमांड पुल इन्फ्लेशन क्या है, कॉस्ट पुल इन्फ्लेशन क्या है, ये जो आप दोस्तों हर एक पॉइंट को बारीकी चीज को अध्ययन करते हैं, ये आपका होता है माइक्रो लेवल, मतलब एक सूक्ष्म एक बड़ा लेवल। तो इंटरनल और एक्सटर्नल। नेक्स्ट पॉइंट आप पढ़ते हो बिजनेस इकोनॉमिक्स, इन्वायरमेंट ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स। अब बिजनेस इकोनॉमिक्स में आप पढ़ेंगे 3 सेक्टर, जिससे बोलते समाजवादी, पूंजीवादी, मिश्रितवादी। तो उसको अंग्रेजी में बोलते हैं कैपिटलिस्ट अर्थात कैपिटलिज्म, सोशियलिज्म एंड मिक्स्ड इकोनॉमिक्स। ये बेसिक चीज आपको याद रखना है। अब जैसे हमारे सरकार अगर वेलफेयर के रूप में, नाउ देयर आर गवर्नमेंट एज ए प्रोवाइड बाय वेलफेयर्स, मतलब अगर सरकार एक वेलफेयर के रूप में कोई काम करती है, सरकार कोई वेलफेयर के रूप में आम जनता के कल्याणकारी के लिए जो काम करती है, तो उसको बोलते हैं सोशलिज्म इकोनॉमिक्स, समाजवादी। और नाउ सेकेंड अगर आप देखते हैं, देयर आर एज अ प्राइवेट सेक्टर ओनली योर टारगेट दैट इज अर्निंग प्रॉफिट। उसका क्या टारगेट होता है, ओनली अर्निंग प्रॉफिट, दिस इज कैपिटलिज्म इकोनॉमिक्स। तो जितनी प्राइवेट सेक्टर आप देखते होंगे, सब प्राइवेट जो होती है वो कैपिटलिज्म की बात करती है, लेकिन सरकार जो होती है एज ए गवर्नमेंट यू हैव टू थिंकिंग देयर आर वेलफेयर प्रोवाइडेड बाय इन सोसाइटी इन पब्लिक। तो जो आप सरकार के लिए, जो सरकार होती जनता के हित के लिए उनकी हेल्प करती है, जैसे आप देखते होंगे प्राइवेट जितने हॉस्पिटल होते हैं, आप प्राइवेट हॉस्पिटल में जाइए, आपको क्या देखने को मिलता है भाई, पहले आप पैसा जमा करिए, उनका फिर 2 लाख 3 लाख जो भी होता है इलाज के लिए। सरकारी में आप चले जाइए, 5 रुपया 10 रुपये पर्ची करती है, अब तो वो भी नहीं करती, फ्री रहता, फ्री सेवा। आप जाइए, अपना मेडिसिन जो भी दवा होगा डॉक्टर से ट्रीटमेंट करवाइए। तो सरकार जो अगर आप देखते होंगे आम जनता के हित के लिए काम करती है, मदद करती है, तो उसको बोलते हैं सोशलिज्म इकोनॉमिक्स। अब सरकार बहुत सी चीज़ें बनाती है, इंफ्रास्ट्रक्चर के आधार पे रोड बनाती है, ब्रिज बनाती है, कॉलेज बनाती है, स्कूल बनाती है, ये सारी चीज़ें क्या करती है, सरकार आपको बनवाती है। रेलवे हो गया, हॉस्पिटल हो गया, ये सारी चीज़ें क्या है जो सरकार काम करती है। नेक्स्ट पॉइंट आपका जो प्राइवेट होता है, प्राइवेट भी आजकल काम करती है। अब प्राइवेट क्या करती है, हॉस्पिटल भी खोलती है, स्कूल भी खोलती है, रोड भी आजकल बनाने लग गई, बट उसमें गवर्नमेंट के साथ पीपी मॉडल के रूप में काम करती है। अब जब कहीं आप देखते होंगे प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों मिलकर के जो काम करते हैं पीपी मॉडल पे, प्राइवेट पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, तो जिसमें आपका पब्लिक हो गया जनता सरकार, प्राइवेट निजीकरण, और दोनों मिलकर जब काम करते हैं तो उसको बोलते हैं मिक्स्ड इकोनॉमिक्स। तो भारत की अगर इकोनॉमिक्स देखा जाए तो समाजवादी और पूंजीवादी दोनों मिलकर के जो काम करते हैं उसको बोलते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था। इसलिए भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है, मिश्रित अर्थव्यवस्था। कभी काल लोग कहते हैं कि सरकार जो केंद्र सरकार देखिए प्राइवेट सेक्टर को, रेलवे हो गया आपका, या आपका LIC हो गया, या आपका कोई भी चीज़ आप उठा के आप देखिए, लोग कहते हैं हॉस्पिटल को या रोड को सब प्राइवेट को सौंप दिया है। तो लोग कहते हैं सब प्राइवेट को क्यों सरकार दी, सरकार प्राइवेट वालों को दी नहीं है, सरकार ने क्या कर दिया है, वो पीपी मॉडल पे काम करती है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। इसमें क्या करती है, एक तो पूंजीपति लोग और सरकार दोनों मिलकर काम करती है। सरकार को ये लगती है कि मेरे पास इतना टैक्स रेवेन्यू नहीं आता है, या आता भी है तो और भी चीज़ें मुझे करना है भाई, हमें वेपन्स के लिए भी काम करना है, देश की सुरक्षा के लिए भी काम करना है, बाढ़ आ जाती है, कभी सूखा आ जाता है, उसके लिए भी धन की व्यवस्था करना पड़ता है। अगर प्राइवेट जितने बिजनेस अलग से जो बिजनेसमैन लोग हैं इनका भी सहयोग नहीं लेंगे तो देश कैसे आगे बढ़ेगा। तो इसीलिए सरकार क्या करती है, प्राइवेट जिसको बोलते हैं पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, तो पूंजीवादी समाजवादी दोनों मिलकर के मिश्रित अर्थव्यवस्था के रूप में भारत में काम चलता है। आप जितने बड़े बड़े देखते हैं कि जो रोड बनता है, रेलवे लाइन बिछती है, या नए नए एयरपोर्ट जो बन रहे हैं आजकल, कौन बना रहा है, बड़े बड़े प्राइवेट लोग ये क्या किया, गवर्नमेंट से ठेका लेते हैं। तो सरकार कहते हैं ठीक है आप काम करिए, बना के हमें दीजिए, जो आपका पैसा होगा या जो आपका बनेगा हम दे देंगे। तो वो कहते हैं काम करिए, आप मुझे दे दो, मैं इसको 10 साल 20 साल तक अपना चलाऊंगा, और जो यहाँ से रेवेन्यू होगा मैं आपको दूंगा।
तो दोनों मिलकर के काम करते हैं, इसमें देश का कोई नुकसान नहीं है, देश का फायदा है। एक तो देश में क्या देखिए, सरकार अगर काम करेगी तो सरकार के पास इतना, आज भी देश में 60% जो आबादी है, 60 क्या, अगर लोगों को राशन कार्ड पे 80%, 80 करोड़ लोगों का 80% अगर लोगों को राशन फ्री में दिया जा रहा है तो इसका मतलब 80 करोड़ लोग गरीब हैं। क्या ये 80 करोड़ लोग कितना टैक्स देते होंगे, या ये लोग कितना हेल्प करेंगे सरकार को? नहीं कर सकते ना। पहले तो अपना पेट भरे तभी तो सरकार को कुछ देगी। तो सरकार को लगा कि अगर मैं इन लोग पे फोकस हो जाऊंगा, इन्हीं लोग के लिए करता रहूंगा, तो मेरे पास पैसा कहाँ से आएगा? तो क्या करती है सरकार, कुछ बाहर से पैसा उधार लेती है, कुछ बड़े बड़े जो प्राइवेट, जैसे आपका IMF हो गया, वर्ल्ड बैंक हो गया, वहाँ से पैसा उधार लेती है देश के विकास के लिए। तो जो देश के अंदर या विदेश में जो लोग बिजनेसमैन, उनसे भी क्या करती है, कॉन्ट्रैक्ट करती है, उनको बोलती है आप हमारे यहाँ आइए, बिजनेस करिए, हम आपको लाइसेंस देंगे, आपको 30 साल 40 साल तक किसी प्रकार का कोई दबाव नहीं होगा। जिसमें आपने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा LPG, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, कि आज से सब लोग लिबरल, हम आप किसी पे कोई बाउंडेशन नहीं लगाएंगे। क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी के बाद भारत में एक बार लोग डर गए कि एक कंपनी व्यापार करने आई और आती है भारत में, यहाँ सबको क्या करती है, पॉलिटिकल रूप से, इकोनॉमिकल रूप से, हर प्रकार से गुलाम बना दिया, कमज़ोर कर दिया। इसलिए LPG 1990 में 91 में लाया गया, मनमोहन सिंह की, जब उस वक्त मनमोहन सिंह जी जब देश के फाइनेंस में, क्या नाम है, वित्त मंत्री, सॉरी, फाइनेंस में ही डिपार्टमेंट में थे, इतने समझो। तो उन्होंने पहली बार जो है LPG कॉन्सेप्ट लाए थे, और लाने के मेन कॉन्सेप्ट यही था, देश को आगे बढ़ाना था, डेवलप करना था। ठीक है दोस्तों, इसलिए सरकार हमेशा क्या करती है, प्राइवेट वालों को साथ लेती है और तभी मिल करके काम करती है। जैसे आज लोग कहते हैं अडानी साथ मिल गई, अंबानी साथ मिल गई, या टाटा साथ मिल गई। भाई कोई भी गवर्नमेंट आए, चाहे कांग्रेस आए, चाहे BJP आए, वो काम करेगी ही करेगी। या तो आप भी कोई बिजनेस, ऐसा कोई एक अपना बढ़िया बिजनेस बनाइए, कुछ नया चीज़ करिए। जिस दिन आप भी अगर देश में अच्छा सोचेंगे, सरकार आपके साथ भी हाथ मिलाएगी, आप भी हमारे साथ मिलकर काम करिए, इससे देश का ही भला होता है। आप दिल्ली मेट्रो देखिए, तो जापान की कंपनी है, पहली बार उसने ही शुरुआत किया, अगर वो बना के दी, अब धीरे धीरे अब भारत सरकार, यहाँ पर लोग जो लेबर है, अब वो भी इसी में काम करके करके सीख गए। अब धीरे धीरे 20 साल बाद इसी कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गई, जो FDI के रूप में आती है। अब यहाँ पर लोग खुद से बनाना सीख गए। तो देखिए, अगर हमारे पास कोई चीज़ नहीं है तो सीखने के लिए हमें किसी को कभी काल रिक्वेस्ट करना पड़ता है, ऐसी बात नहीं है। अगर हमारे पास अब टैलेंट होता, हम दूसरे के पास क्यों जाते? ये पॉइंट जो इसमें बोलता है आपका बिजनेस एनवायरनमेंट में हर एक टॉपिक को। दूसरा टॉपिक इसी में आपका शुरू होता है बिजनेस इकोनॉमिक्स पॉलिसी। अब बिजनेस इकोनॉमिक्स पॉलिसी क्या होता है, आप जैसे पढ़ेंगे फिजिकल पॉलिसी क्या है, रेवेन्यू पॉलिसी क्या है, बजट क्या है, फिर उसमें आप कुछ कर्व पढ़ेंगे, फिर लाफर कर्व क्या है, फिलिप्स कर्व क्या है, गिनी गुणांक क्या है। ये जो बेसिक टर्म क्यों दिया जाता है, भाई इकोनॉमिक्स पॉलिसी को समझना बहुत जरूरी है। आप हमारी सरकार कोई बजट बनाती है, अब जैसे आम जनता है, अब किसी को पता ही नहीं बजट क्या है। आज भी भारत में लोग कहते हैं कि भारत का एजुकेशन लगभग 70% में मानता हूँ, वैसे लोग कहीं कहीं 80 दिखाते हैं, 85% दिखाते हैं, मैं 70 पर मानता हूँ। 70% लोग के पास सर्टिफिकेट है, डिग्री है, बहुत बढ़िया डिग्री है, BA की डिग्री, BCom की डिग्री, BSc की डिग्री, BTech की डिग्री है, डिग्री है, थियोरिटिकल नॉलेज है, लेकिन बिग प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं है। जब तक उनके पास बिग प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं होगा तो कैसे रोजगार मिलेगा। अब जैसे मान लीजिए कोई बच्चा BTech कर लिया, अब BTech में अलग अलग कई कोर्स है, कोई फिटर का कोर्स करता है, कोई मैकेनिकल कोर्स करता है, कोई बिजली विभाग का काम करता है, बहुत उसमें अलग अलग कोर्स होते हैं, कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनता है, कोई हार्डवेयर, बहुत से अलग अलग चीज़ें। अगर आपके पास बिग प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं है तो डिग्री 2 कौड़ी की है, बेकार है। अगर आप BCom पढ़ लिए हो, पढ़ने के बाद अगर आपको बिग प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं है तो आपकी पढ़ाई बेकार है। सबसे पहली चीज़ है, आप पढ़ाई को किसी भी चीज़ पे अप्लाइड करके आप चेक करो। जैसे कोई व्यक्ति अगर बच्चा पढ़ लिया, मैं टॉपिक लिख दिया, मैं पूछूं फाइनेंस क्यों पढ़ते हो आप, अब फाइनेंस का मतलब क्या होता है, बिजनेस करना चाहते हो तो आपका बेसिक चीज़ क्या क्या जरूरत है,
किस एरिया में बिजनेस करना चाहिए, कहाँ पर बिजनेस करना चाहिए, किस रेशियो में करना चाहिए, वहाँ की जनसंख्या की लेवल आप चेक करिए, डेमोग्राफिक चेक करिए, मिडिल सोसाइटी है या लोअर मिडिल है या एकदम लोअर फैमिली है या मिडिल फैमिली या अपर मिडिल है या रिच फैमिली, जो भी है, तो आप उसी प्रकार का अपनी वस्तु का क्या करेंगे, सेलिंग करेंगे। तो हर एक पॉइंट को जब तक आप आइडेंटिफाई नहीं करेंगे, आइडेंटिफाई करने के बाद जब उसको आप अप्लाई नहीं करेंगे तो आपका बिजनेस कैसे सक्सेस होगा। बहुत से लोग कहते हैं कि बिजनेस कर लेते लेकिन चलता नहीं, कैसे चलेगा। आपने ऐसे जगह बिजनेस किया है, ऐसे चीज़ को आपने मार्केट से जोड़ा है जिसकी डिमांड ही नहीं है। आप अगर डिमांड नहीं है तो लोगों तक अपनी सूचना पहुंचाओ, अपनी वस्तु को दिखाओ, उसके बारे में प्रमोट करो, विज्ञापन करो, तभी तो कोई लोग समझेंगे। आप अगर प्रमोट नहीं करोगे, चीज़ों के बारे में बताओगे भी नहीं, तो कौन खरीदेगा। तो हर एक पॉइंट को आपको समझना बहुत जरूरी है। तो पॉइंट हम बात कर रहे थे इकोनॉमिक्स पॉलिसी। अब इकोनॉमिक्स पॉलिसी आपका जिसमें बजट क्या है, पहले टॉपिक पढ़ते हैं। एक तरफ आपका होता है रेवेन्यू, एक तरफ होता है एक्सपेंडिचर। अब एक्सपेंडिचर क्या होता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है, रेवेन्यू रिसीव भी होता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है, कैपिटल रिसीव भी होता है। अब जब बजट पढ़ते हैं तो यही दो पॉइंट होती है। आप पैसे से भी पैसा कमाते हैं और पैसे से पैसा खर्च भी करते हैं। आप पूंजी से, आप रोड है, जो भी आपके पास कैपिटल है, पूंजी है, बिल्डिंग है, प्लांट है, मशीन है, रोड है, हॉस्पिटल है, जो भी एक प्रकार से फिक्स्ड एसेट है, संपत्ति है, अस्थायी रूप से जो भी संपत्ति है, आप उससे पैसा कमाते भी हो, उससे पैसा खर्च भी करते हो। लेकिन बजट क्या होता है, अगर आपका रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर, अगर आपका एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो रहा है, रेवेन्यू कम है, तो बजट आपका अनबैलेंस होगा। सिंपल सी बात है। आपने अगर बजट बनाया कि मुझे एक मंथ का, एक बच्चा है, कोई पढ़ाई कर रहा है बड़े शहरों में, मान लीजिए उसका 10,000 का खर्चा है। कितने का, 10,000। अब वो 10,000 उसका खर्चा है। अब उसके मान लीजिए बजट बना लिया। अब रेवेन्यू उसके पास आय कितना हुआ, 10। एक्सपेंडिचर अगर वो मान लीजिए करता है कितना, 10, तो कोई फर्क नहीं भाई, 10 अर्निंग किया और 10 खर्च कर दिया, तो कोई प्रभाव पड़ा नहीं। अब उसने 10 अर्निंग किया, अब पता चला उसने खर्च 8 किया, तो 2 उसका क्या हुआ, सरप्लस हो गया। कभी काल क्या होता है, 10 के बजाय 11 खर्च कर देता, लेकिन कैसे, कहीं उधारी कर देता है, कहीं और उधारी कर देता है। 10,000 में तो चल ही रहा था, लेकिन और कहीं 2,000 उधार कर दिया और ऋण हो गया, डेप्ट में चला गया। ये जो डेप्ट में जाता है, 2,000 स्ट्रेस में जुड़ गया, तो 2,000 जो आपका एक्स्ट्रा हो गया तो 12,000 खर्च में आ जाएगा। लेकिन 2,000 क्या किस में चल रहा है, डेप्ट में चल रहा है। और वही जो 8,000 खर्च करता था तो 2,000 सेविंग में चलता था। बजट क्या कहता है दोस्तों, कभी कभार अगर सरकार के लिए देखा जाए, सरकार अगर बजट सरप्लस में है तो देश के लिए बड़ी खतरनाक होती है। आप सोचेंगे कैसे, क्योंकि सरकार ने अगर कोई बजट योजना बनाती है, आप देखते होंगे जब बजट पेश होता है, प्राइमरी सेक्टर पे इतना, सेकेंडरी सेक्टर पे इतना, टर्सरी सेक्टर पे इतना, डिफेंस सेक्टर पे इतना, डिफेंस सेक्टर पे इतना, अलग अलग देखता है। कारपोरेट पे इतना, कारपोरेट जो सेक्टर होता है बिजनेस में उस इतना, आप हेल्थ पे इतना, हर एक चीज को उसमें डिवाइड करके बांटता है। ये तो बजट है। अब जो पढ़े लिखे लोग होंगे, आप कभी बजट आप देखिए कि भाई एजुकेशन पे कितना खर्च हो रहा है। जब एजुकेशन पे आपका बजट अगर नहीं रहेगा, एजुकेशन कैसे बेहतर होगा। और जब तक एजुकेशन बेहतर नहीं होगा तो कैसे स्किल्ड और इनोवेशन, क्रिएटिव माइंड लोग का जन्म होगा। सब वही मंद बुद्धू होंगे, रटन विद्या, वही रटेंगे, घटना चक्र उठाओ भैया, चेक करो कौन सा आंसर आएगा। लेकिन इससे काम तो चलेगा नहीं। आपको ऐसा स्टूडेंट या ऐसा विद्यार्थी निर्माण करना, भारत का ऐसा निर्माण करना है कि बच्चा कहीं भी खड़ा हो या कहीं भी किसी टॉपिक पे हो तो कम से कम अगर 20 मिनट कोई लेक्चर दे तो अच्छे से दे। ना वो कभी जात पे बात कर रहा, धर्म की बात कर रहा, ओनली डेवलपमेंट की बात कर रहा। वो हमेशा क्रिएटिव माइंड की बात कर रहा है, इनोवेशन पे बात कर रहा है, रिसर्च पे बात कर रहा है, डेवलप पे बात कर रहा है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे बात कर रहा है। पॉलिटिक्स पढ़ रहा है तो उसको लगे कि हर व्यक्ति का राइट है, तो हर व्यक्ति का ड्यूटीज भी बनता है। अगर आपको राइट इस देश में मिलता है पढ़ने का, लिखने का, घूमने का, टहलने का, व्यापार करने का, तो वैसे आपका राइट बनता है इस देश की गंदगी को भी साफ करने का, इस देश की तिरंगे को सम्मान करने का, इस देश की राष्ट्रगान को सम्मान करने का, इस देश की जो भी जितनी संपत्ति है, रेलवे हो,
रेलवे हो, रोड हो, हॉस्पिटल हो, ऐसा नहीं पान खा के वहीं थूक दो। ये आपका ड्यूटी बनता है सफाई को भी ध्यान रखना। ये ड्यूटी बनता है सरकारी संपत्ति को नुकसान न पहुंचाना। ये ड्यूटी भी बनता है अगर इस देश में आप जन्म लिए हो, अगर किसी स्कूल में आपने पढ़ाई करके निकला, डिग्री हासिल किया, तो आपका इतना कर्तव्य बनता है उस डिग्री का महत्व को बचा के रखना और उस देश को आपको कम से कम डबल डिग्री कितना आपको मेहनत करके उस देश को देना। ये आपका ड्यूटी बनता है, संविधान ये कहता है। लेकिन आप जब ना आपको राइट ही पता तो ड्यूटीज क्या पता होगा। पढ़ाई का महत्व ये था। आपको कहीं भी डीपीएसपी पढ़ाया जा रहा है, पॉलिटी पढ़ते हो, डायरेक्ट स्टेट पॉलिसी, जो भी आपका राज्य के नीति निर्देशक तत्व, आपको पता ही नहीं है आर्टिकल 36 से लेकर आर्टिकल 51 तक क्या पॉइंट कहा गया है। आपको ये भी पता होना चाहिए कि बजट कौन सा आर्टिकल आएगा, धन विधेयक क्या होता है, वित्त विधेयक क्या होता है। तो ये पॉइंट को आपको याद रखना है। बजट जब आप शीत सत्र चलता है, मानसून सत्र चलता है, तो आप उसको डिबेट को सुनो, लोकसभा में क्या चल रहा, राज्यसभा में क्या चल रहा। जब तक आप अपने देश दुनिया विदेश की खबर नहीं रखेंगे तो कैसे आप तार्किक व्यू में बात करेंगे। चाय पे बैठ के चर्चा मत करिए, आप जमीनी स्तर चीज़ों को समझिए। कोई व्यक्ति गांव में अगर किसी पास 20 एकड़ 30 एकड़ जमीन है, अगर वो डेवलप नहीं कर पा रहा है, क्यों नहीं कर पा रहा है, क्यों विकास को आगे नहीं बढ़ा पा रहा है, क्या कारण है, क्यों ना वो बार बार क्यों वही दाल चावल गेहूँ उगा रहा है, क्यों नया चीज़ क्यों नहीं करता। भाई वो सोयाबीन की खेती करे, वो शिमला मिर्च की खेती करे, वो लहसुन की खेती करे, कमर्शियल खेती करे जिसकी प्राइस भी अच्छी है और कम समय में उसकी प्रोडक्शन भी हो जाती है। किसान की आय भी बढ़ गई। आजकल तो किसान आज तो किसान तो आपको खुद 70% 80% सब्सिडी भी देती है। बाढ़ आ गया, सूखा आ गया तो सरकार खुद आपको राहत कोष के लिए पैसा भी देती है। आप जब तक क्रिएटिव माइंड नहीं बनेंगे, किसान अब जो पुराने किसान बेचारे वो भी मजबूर हैं भाई, उनको ये कि जिस तरीके क्लाइमेट उसी तरीके फसल उगाते हैं। आपको रिसर्च सेक्टर में जाना होगा, आपको एग्रीकल्चर फील्ड में जाना होगा, उस चीज़ को नया इनोवेशन करना होगा, नई सीड को क्या करना होगा, लैब में तैयार करना होगा। इस क्लाइमेट के अनुसार इस फसल को तैयार करो। देखिए कैसे नहीं देश आगे बढ़ेगा। आप दूसरे देश जब तैयार होगा, हमारे पास हर एक वैरायटी का वस्तु होगा और दूसरे देश में जब हम सेलिंग करेंगे, एक्सपोर्ट करेंगे, इंपोर्ट के बजाय एक्सपोर्ट करेंगे, देश की जीडीपी ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा, हमारी करेंसी की वैल्यू बढ़ जाएगा। 1945-46 तक के बताते हैं देश $1 ₹1 के बराबर थी। 90 तक, मैं दोस्तों 2005-06 तक सुनता था $45 चल रहा था। 2007-08 तक $45 चल रहा। आज देखिए ₹80 ₹82 हो गया। तो जैसे जैसे डॉलर की प्राइस बढ़े तो हमारी करेंसी की वैल्यू घट रही है ना। इसीलिए हमें क्या क्या पढ़ना, लॉफर कर्व कैसे बढ़ रहा है, गिनी गुणांक क्या बात कर रहा है, फिलिप्स कर्व क्या कहता है, यही पॉइंट समझाता है। बेरोजगारी को दर्शाना, सप्लाई को समझाना, डिमांड को समझाना, वो डायग्राम के माध्यम से समझाता है। पॉवर्टी को कैसे डिफाइन करता है, यही पॉइंट आपको समझना है। इकोनॉमिक्स पॉलिसी को, फिस्कल पॉलिसी क्या है, रेवेन्यू पॉलिसी क्या है, जो सरकार के पास कितना धन है और सरकार कितना पैसा खर्च करती है। एक तरफ आपके जब राहत कोष पैसा होती है तो बोलेंगे फिस्कल रेवेन्यू, राहत जो आपका पैसा आता है, आय कहाँ से आती है और पैसा कहाँ खर्च होता है। हर एक पॉइंट को आपको समझना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट पॉइंट अगला हम बात करते हैं इसमें बिजनेस इन्वायरमेंट में। अब एक टॉपिक बहुत इसमें, अगला पॉइंट आप जब पढ़ोगे इसमें आप रूल ऑफ गवर्नमेंट ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट। अब रूल ऑफ गवर्नमेंट ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट में क्या होता है, सरकार की क्या योगदान होती है, जिसमें आप पढ़ेंगे रेगुलेटरिंग एक्ट क्या है। रेगुलेटरिंग मतलब गवर्नमेंट कैसे रेगुलेट करती है, कैसे मेंटेन करती है बिजनेस को। जैसे जीएसटी आ गया, तो जीएसटी आने से कौन सा डायरेक्ट टैक्स है, कौन इनडायरेक्ट टैक्स कौन है, कौन करापात है, कौन कराघात है, कौन कर विवर्तन है, आपने पढ़ेंगे इकोनॉमिक्स में। हर एक पॉइंट को आपको समझना है। अंतिम जो टैक्स पेयर कौन होता है, व्यक्ति कंज्यूमर होता है। मिडिल पॉइंट कौन टैक्स पेयर होता है और फर्स्ट कौन ऐसा व्यक्ति जो सब प्रॉफिट ही कमाता है। तो देखिए हर एक पॉइंट को आपको समझना बहुत जरूरी है। अगर प्राइस ज़्यादा बढ़ जाएगी तो कंज्यूमर पे ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा। कंज्यूमर पे ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा। कंज्यूमर जो आम जनता पब्लिक है, जो व्यक्ति 20,000 30,000 कमा के लाता हो तो बस खाने और जीने में रह जाएगा, बचाएगा क्या। तो सरकार उसको मेंटेन रखती है टैक्स को।
कभी आप देखते हो कि डायरेक्ट टैक्स कम करती है, कभी इनडायरेक्ट टैक्स को घटाती है, उसको मेंटेन करना, कभी वैल्यू एडेड टैक्स को और कम करना। इससे क्या होता है कि भाई देश को अगर मेंटेन रखना है, बिजनेसमैन से, किसान से, कंज्यूमर से, तो तीनों के बीच में बैलेंस करना है। अगर प्राइस ज़्यादा बढ़ाएगी तो बिजनेसमैन खुश हो जाएगा, और अगर प्राइस किसान खुश हो जाएगी, कंज्यूमर तो नाराज होगा ना। और कंज्यूमर एक बहुत बड़ा लार्ज लेवल भारत है एज ए मार्केट। अगर मान लीजिए प्राइस सब हर चीज़ करेगी तो कंज्यूमर क्या सोचेगा, भैया ये काम करो, बस 2 वक्त की रोटी खाओ, जहाँ 4 जोड़ी कपड़े खरीदते थे 2 ही जोड़ी में काम चलाओ, अब ज़्यादा हम कपड़े नहीं लेंगे। तो डिमांड रुक जाएगी, जब डिमांड रुक जाएगी तो सप्लाई ज़्यादा प्रोडक्शन होकर क्या करेगा, बिक्री नहीं होगा, तो बड़े बड़े बिजनेसमैन क्या होगा, लॉस में चले जाएंगे। तो सरकार उनके बारे में भी सोचती, फिर कहती है काम करो ना आपका ना मेरा, थोड़ा रेट कम कर दो, आप बेच दो। तो हर एक पॉइंट को आपको समझना, कभी डिमांड, कभी सप्लाई, कभी फिस्कल पॉलिसी, कभी रेवेन्यू पॉलिसी, कभी बजट, कभी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कभी कैपिटल एक्सपेंडिचर, एक दूसरे से कोरिलेट होते हैं दोस्तों। कभी किसान को आप देखेंगे, कभी बिजनेसमैन को देखेंगे, कभी कंज्यूमर को देखेंगे, ये पॉइंट होती है। कि गवर्नमेंट क्या करती है, जो रेगुलेट करती है, मेंटेन करती है रूल के माध्यम से। अगला पॉइंट इसमें पढ़ते हैं प्रमोशन। प्रमोशन क्या होती है, जब कोई प्राइवेट कंपनी अच्छा काम करती है, प्राइवेट बिजनेस हो गया या प्राइवेट आपकी बैंक हो गई, जैसे आईसीआई बैंक है। अब आईसीआईसीआई जो बैंक है बहुत अच्छा ये काम किया, लोगों तक बहुत अच्छा सर्विस दिया और इसमें कस्टमर बहुत ज़्यादा जुड़ गए। अब इसकी बैंक के रेवेन्यू देखा गया बहुत अच्छा हुआ। सरकार जब इसकी देखी तो कार्य को देख करके बहुत अच्छा लगा, तो उसको एक प्रमोट की। किसी भी प्रकार का अगर आपको कोई सेफ्टी चाहिए, कोई प्रोटेक्शन चाहिए, तो सरकार आपके साथ खड़ी है। अगर आप कभी डेप्ट में जाएंगे तो सरकार आपको बचाने के लिए खड़ी है। जैसे आपने देखा काफ़ी बैंक बहुत डेप्ट चले गए थे, पहले 19 बैंक राष्ट्रीयकृत थी, आज 12 बैंक जो है राष्ट्रीयकृत है। ये क्यों कम होती है, ये सब प्राइवेट से जोड़ती चली गई। उनको लगा सरकारी सबसे ज़्यादा बैंक के क्या हुआ, डेप्ट में गए। क्या हुआ, लोगों ने पैसा लोन ले लिया, लोन पैसा लिए, कोई 1000 करोड़, कोई 9000 करोड़, अब लेकर के विदेश चले गए, वहाँ जाके सेटल हो गए। भारत में अगर पैसा लेके भारत में इन्वेस्टमेंट करते, भारत की जीडीपी बढ़ती, लेकिन यहाँ पता चला धोखाधड़ी ज़्यादा हुआ। जिस बैंक से पैसा लेके वो बैंक क्या था, आम जनता का पैसा उसमें जमा था, अब वो बैंक क्या हुआ, डेप्ट में हुआ। सरकार को लगा बचाएं तो कैसे बचाएं, तो जो प्राइवेट अच्छी खासी बैंक थी उनको मेल मर्ज कर दिया। तो बीच में काफ़ी आपने सुना होगा 2019-20 में काफ़ी चीज़ें चल रही थी बैंक अभी भी, लेकिन आप चलो एक प्रकार से उनको मेंटेन कर लिया। तो हर एक पॉइंट को आपको समझ। दूसरा पॉइंट होती है, इसे बोलते हैं प्रमोशन करना। नेक्स्ट होता है प्लानिंग। प्लानिंग क्या होता है, कभी कभार गवर्नमेंट कुछ नई नई चीज़ें प्लान करती है, कुछ नई चीज़ें निर्माण करती है, नई चीज़ बनाती है। अब गवर्नमेंट जैसे नए नए पॉलिसी लाती है, मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया, स्मार्ट इंडिया, डिजिटल इंडिया। तो जब गवर्नमेंट नया प्लान करती है, नई चीज़ें लाती है, सेंट्रलाइजेशन डिसेंट्रलाइजेशन के अकॉर्डिंग। अब सेंट्रलाइजेशन क्या होती है, जब सरकार सेंटर से ही पॉलिसी बनती है और हर एक स्टेट पे लागू करती है। लेकिन अब क्या हो गया, पहले प्लानिंग कमीशन था, उसको चेंज करके नीति योजना बना दी गया। अब नीति पॉलिसी क्या हो गया, देखिए दोस्तों, अब कहती है कि अब डिसेंट्रलाइजेशन होना चाहिए, सेंट्रलाइजेशन नहीं होना चाहिए। अब कहते हैं भैया हर एक स्टेट आए और जो भी उनके एमपी हैं, एमएलए हैं, जो भी है वो अपने अपने राज्य में भी बात करें, और राज्य से जो निकल करके आए हैं, केंद्र दिल्ली में बैठते हैं, पार्लियामेंट लोकसभा में, वो अपने स्टेट की, अपने राज्य के स्तर पे बात को रखें, अपने डिस्ट्रिक्ट की प्रॉब्लम को रखें कि भाई हमारे स्टेट में ये समस्या है, सरकार इस पे अमल करे। रोड नहीं है, बिजली नहीं है, स्कूल अच्छे नहीं है, पीने की पानी स्वच्छ नहीं है, यहाँ पर अच्छे टीचर उपलब्ध नहीं है, अगर टीचर के हॉस्पिटल अच्छे नहीं है, एग्रीकल्चर बहुत पीछी है, बहुत पिछड़ी हुई है, पुरानी प्रथाओं पे चलती रहती, मानसून पे डिपेंड है। तो सरकार की क्या होती है, अपनी बात पहुंचानी चाहिए। लेकिन आजकल सरकार की बात जो मीडिया जो होती थी, आम जनता की बात पहुंचाती थी, लेकिन अब मीडिया उस तरीके काम नहीं करती। जो पॉइंट पहुंचाना चाहिए उस पॉइंट पर बात नहीं करती कि कहाँ बाढ़ आया, कहाँ सूखा आया, देश की जीडीपी कैसे आगे बढ़ाया जाए, प्राइमरी सेक्टर कैसे मजबूत किया जाए, उस पर कभी कोई आम जनता की बात सुनती नहीं। आजकल बकवास से खबर चलती है। इससे क्या हो, जब बकवास खबर चलेगी तो जनता को क्या हो, ब्रेन वॉश हो गया, वो भी लगता है चलो ठीक है। सरकार को लगती है जब मेरे पास कोई खबर नहीं, सूचना है, तो मैं क्या करूँ, वो भी अपनी दुनिया में जैसे चल रही है। वही है
प्रजा भी लापरवाह, राजा भी लापरवाह। अब बीच का जो मेडिएटर था वो तो अलग ही दुनिया में गुन गा रहा है, जिसका खा रहा है उसी का गा रहा है। ऐसा नहीं चलता, बहुत ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए था। जब तक ये सारी चीज़ें नहीं होगी तो देश आगे कैसे बढ़ेगा। तो हर एक पहलू को आपको समझना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट पॉइंट उसमें आपका अगला आता है इंटरप्रेन्योर। इंटरप्रेन्योर मीन्स एक देखिए, इंटरप्रेन्योर कई चीज़ होती है, होता है इंटरप्राइज, इंटरप्रेन्योर, एक होता है इंटरप्रेन्योरशिप। तीन कॉन्सेप्ट होता है, बहुत से लोग कंफ्यूज होते हैं दोस्तों। एक होता है जैसे कोई इंटरप्राइज, आपने कोई व्यापार कर रहे हैं। एक होता है व्यापार की वस्तु को उठा के दूसरे को बेच रहे हैं। तो एक अब क्या होता है उद्यमी, उद्यमिता अलग अलग हिंदी में इसका नाम है। तो आपको इंटरप्रेन्योरशिप, आप मान लीजिए कोई व्यापार कर रहे हैं, कोई उद्योग कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो सरकार उसको अब क्या करती है, हेल्प करती है, आपको लोन देती है। अब आप जैसे बैंकिंग सेक्टर में पढ़ेंगे NBFC, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन। अब उसमें क्या होता है, गवर्नमेंट आपको 8 साल तक के पैसा प्रोवाइड करवाती है। एज ए सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोवाइड बाय द फंड, जो भी होता है 8 ईयर तक का टिल होता है, 10 साल 8 साल। तो बोलती है जो बैकवर्ड एरिया, जो पिछड़ा एरिया, जैसे नॉर्थ ईस्ट ले लो, या ये आपका यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, जो भी ऐसे राज्य है जहाँ पर अभी एक प्रकार से सही चीज़ें डेवलप नहीं हो पा रही है, तो सरकार बड़े बड़े बिजनेसमैन जो काम करना चाहता है तो उनको पैसा देती है। बोलती है मैं आपके ब्याज नहीं लूँगी, आप इस पैसे से ले जाके वहाँ पर डेवलपमेंट काम करिए, वहाँ पर रोड बनाइए, एजुकेशन पे काम करिए, हेल्थ पे काम करिए, जो भी करना है करो, डेवलप पे काम करिए। तो सरकार आपको पैसा देती है। लेकिन जब आपको पता होगा कि भाई पैसा मिलेगा कैसे, किस रूप में पैसा मिलेगा, आपको कुछ पता ही नहीं, कुछ आइडिया नहीं, तो कैसे आप करेंगे। तो आपको अवेयर होना पड़ेगा, सरकार की पॉलिसी को भी पढ़ना पड़ेगा। इसीलिए कहा जाता है तो गवर्नमेंट की जितनी पॉलिसी उसको याद रखिए। नेक्स्ट आप पढ़ते हैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। अब कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट क्या है बिजनेस एनवायरनमेंट में, भाई आप एक ग्राहक हो, कोई वस्तु खरीदते हो, कभी कभार मान लीजिए मैं 10 रुपये या 20 रुपये पेन लाया, पेन लेके आया, पेन चल नहीं रहा, पेन में इंक ही नहीं था। जब मैंने इसको ओपन किया और लिख रहे हैं तो पता चला पेन इंक नहीं, चल नहीं रहा। तो मैं क्या बोलूँगा, भाई आपने मेरे साथ तो फ्रॉड किया, आपने मेरे साथ चीट किया, गलत किया। तो आप सोचें, तो दुकानदार बोलेगा नहीं मैंने तो भाई आपके सामने ही दिया था। तो आप बोलेंगे आप खुद चला के देखो। इसीलिए सरकार क्या करती है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट बना रखी है। अब 2019 में इसमें काफ़ी चेंज कर दिया। अब क्या बोलती सरकार कि अगर आपकी कोई बायर और सेलर, कोई अगर बायर है, कंज्यूमर है, वो खरीदता है, अगर सेलर उसको घटिया वस्तु देता है तो कंप्लेन कर सकता है। पहला वो डिस्ट्रिक्ट के आधार पे होगा, दूसरा अगर डिस्ट्रिक्ट पे सुनवाई नहीं होगा तो स्टेट पे जाएगा, स्टेट पे अगर सुनवाई नहीं होता तो सेंटर तक जा सकता है। इसको बोलते हैं मशीनरी सिस्टम कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। हर एक पॉइंट को आपको याद रखना है। दूसरा इसमें आप पढ़ते हैं CSR, कारपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब कारपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, जितनी भी प्राइवेट कंपनियां हैं, जितनी भी मैन्युफैक्चरिंग है, जो कार बनाती हैं, जो कार्बन उत्सर्जन करती हैं, तो सरकार उन पे 2% तक क्या करती है, टैक्स वसूलती है। किसके लिए, मेंटेन करने के लिए, इन्वायरमेंट को लेकर के, कि आपने इतना कार्बन उत्सर्जन किया है, इसकी जो उत्सर्जन उसको भरपाई करने के लिए भैया आपको कारपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, आपकी एक दायित्व बनती है कि आपको 2% पैसा देना पड़ेगा। जो भी है 2%, अगर करोड़ों खरबों में आप बिजनेस कर रहे हैं तो 2% बहुत होती है। लेकिन आजकल कुछ NGO इसमें घुस करके बहुत फ्रॉडीगिरी काम भी करती है। NGO क्या करती है, बोलती है मैं एनवायरनमेंट को ठीक करूंगा, ये करूंगा, झूठ बोलती है, आम जनता के सामने 2-4 ऐसे मरे हुए गाय की फोटो लगा देगी, आपको इमोशनल ब्लैकमेल करती है, आप पैसे फंड करते हैं, फिर आप उल्लू बनाते हो, अपनी दुनिया में अलग जीते हैं। तो आजकल देश में जब तक इंसान का जमीर जिंदा नहीं है तो कुछ नहीं कर सकता, जिसका जमीर ही मर गया तो कुछ भी कर सकता है। जमीर मतलब आत्मा, सोच, एथिक्स, नैतिकता, मोरालिटी जिसकी खत्म है वो कुछ भी गलत कर सकता है। जिस दिन वो बैठ के सोचेगा यार मैं ऐसा काम कर रहा हूँ, इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, ये मत समझे कि पड़ोसी घर में आग लगा तो मेरे घर में आग नहीं लगे, लगता है दोस्तों। इसीलिए कहते हैं कि हमेशा बुरा का बुरा ही अंत होता है। जो भी आप काम करो, थोड़ा कमाओ, खुश रहो, मगर
अफवाह, झूठ, फरेब, चीटिंग करके किसी बच्चे की ज़िंदगी बर्बाद मत करो। चाहे आप टीचर बनो या मत बनो, अगर आप बनो तो अच्छे बनो, मगर बेवकूफ़ मत बनो। ये हर एक पॉइंट उसमें आपका लागू होता है। तो ये CSR की बात मैं कर रहा था। अगला पॉइंट आपका आता है कल्चरल। अब एक होता है कल्चर, एक संस्कृति रूप से क्या है, भारत में कोई प्रोडक्शन होते हैं कल्चरल व्यू में। जैसे क्लाइमेट के हिसाब से आप देखेंगे, मान लीजिए आप दक्षिण भारत में आप चले जाए, वहाँ के खान पान जैसे इडली है, डोसा है, सांभर है, जो भी उनकी फूड होती है, तो इससे उनकी एक कल्चर बन गई। अब उस कल्चर को देखिए, फूड को GI टैग मिलने लग गया। अब GI टैग 10 साल तक रहता है, फिर उसको आपको रिन्यूअल करना पड़ता है। जैसे राजस्थान का दाल बाटी चूरमा है, उसको GI टैग मिला है। बनारस का पान है, GI टैग मिला है। बनारस की ठंडी लस्सी, उसको GI टैग मिला है। ये क्या है? कल्चर है। उस कल्चर का बेसिक पार्ट है। कल्चर में बहुत चीज़ आती है। आपका फूड हो गया, आपका क्लॉथ, आपका कपड़ा हो गया, आपका म्यूजिक हो गया, आपके डांस हो गया, आपका लिटरेचर हो गया, ये सब क्या है? आपका कल्चरल का पार्ट होता है। तो इसको भी समझना, कल्चर के हिसाब से वस्तु का प्रोडक्शन होता है, इसलिए कल्चर को भी बचा के रखना बहुत जरूरी है। जैसे कभी काल आप देखते हैं कोई व्यक्ति हिंदी में बात करता है, या भोजपुरी में बात करता है, अवधी में बात करता है, ब्रज में बात करता है, डोंगरी में बात करता है, अलग अलग बहुत सी भाषाएं होती, छत्तीसगढ़ी भाषा, उड़िया में बात करता है। उनकी भाषा अपनी एक आइडेंटिटी, एक पहचान है, उनकी एक वेशभूषा, उनकी पहचान। जैसे उड़ीसा में एक जो ताड़ी होती, ताड़ी का गुड़ बना के उसका भी एक GI टैग मिला है। जो बच्चे जियोग्राफी वगैरह पढ़ते होंगे, आपको अवेयर होना चाहिए कौन सी वस्तु का GI टैग मिला। देखिए ये क्वेश्चन है, आपको लगे मान लीजिए GI टैग क्वेश्चन पूछ लिया, तो आप सोचेंगे सर ये क्या क्वेश्चन है, तो हमारे सिलेबस की पार्ट नहीं। लेकिन ध्यान से अगर आप देखेंगे तो आर्ट एंड कल्चर का पार्ट उसमें आपको दी जाएगा। कल्चरल, एक कल्चर बिजनेस आप पार्ट देखिएगा, उसमें कोरिलेशन, कल्चर के कैसे कोरिलेट कर रहा है, कैसे जोड़ के पूछ रहा है, ये पॉइंट आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों, तो ये पूरा हमने जो बात किया आपका बिजनेस एनवायरनमेंट का पॉइंट था। सोचिए इतना खाली बातों बातों में। दूसरा जो पॉइंट आप पढ़ेंगे इंटरनेशनल बिजनेस। आज यही पॉइंट करते हैं, कल जो है एक एक करके आप समझते रहेंगे। आज इतना ही कर देते हैं, इंटरनेशनल बिजनेस एनवायरनमेंट। अब इंटरनेशनल बिजनेस एनवायरनमेंट को क्या आप पढ़ते हैं? इंटरनेशनल बिजनेस एनवायरनमेंट में दोस्तों जो अंतरराष्ट्रीय आपका व्यापार होता है, जिसमें आप WTO क्या है, वर्ल्ड बैंक क्या है, IMF क्या है, BOP क्या है, ट्रिम्स क्या है, ट्रिप्स क्या है, AOA क्या है, जिसको बोलते हैं एग्रीमेंट ऑफ एग्रीकल्चर या एग्रीकल्चर ऑफ एग्रीमेंट। ठीक, सार्क क्या है, साफ्टा क्या है, नाफ्टा क्या है, ब्रिक्स क्या है, आसियान क्या है, ये सारी जितने आप पॉइंट देखते होंगे इंटरनेशनल पॉइंट बात करता है। जब आप एक अंतरराष्ट्रीय चीज़ों के बारे में जानकारी हासिल करते हैं। अब एक एक पॉइंट आप पढ़ेंगे। BOP क्या है? पहला पॉइंट बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट जब आप पढ़ते हैं बेसिकली, वहाँ पर दो अकाउंट बनाएंगे। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ द अकाउंट हैव टू मेकिंग, वन साइड करंट अकाउंट, वन साइड कैपिटल अकाउंट। करंट अकाउंट ओनली, करंट अकाउंट एज ए शॉर्ट टर्म की बात करता है। अब शॉर्ट टर्म कैसे? जैसे विजुअल है, नॉन विजुअल। अब इसका कोई नहीं, करंट अकाउंट ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, बट इसका कोई फिक्स नहीं है। अब फिक्स क्या नहीं है? जैसे आप मान लीजिए करंट अकाउंट में क्या होता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, यही चीज़ है आपका कैपिटल अकाउंट में, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट। करंट अकाउंट बेसिक 2 पॉइंट को आप समझते हैं, विजुअल गुड्स और नॉन विजुअल गुड्स। विजुअल गुड्स वो होती जो दिखाई देती है, छोटी मोटी चीज़ें। जैसे आप मान लीजिए कोई चीज़ का इंपोर्ट, आप चावल है, गेहूँ है, और जो भी है, कंप्यूटर के इंस्ट्रूमेंट है, बिजली का पार्ट है, जो भी आपका इलेक्ट्रिकल जो भी पार्ट है, आप क्या करते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं। ज़्यादा भी मात्रा में हो सकता है, कम भी मात्रा में हो सकता है। ये होता है विजुअल गुड्स। इनविजुअल गुड्स क्या होता है? एज ए सर्विस, डॉक्टर, इंजीनियर, CA, IFS क्या, जो UPSC क्वालिफाई करते हैं, उसमें एक होता है IFS, इंडियन फॉरेन सर्विस, जो विदेशों में जाकर के आप पॉलिसी बनाते बैठ के, जिनको देवदूत बोलते हैं हिंदी में। अम्बेसी वगैरह उनकी बनी होती है ना, जैसे दूसरे देश में बैठ के वहाँ पॉलिसी बनाते हैं। जैसे S जयशंकर प्रसाद क्या है, ये फॉरेन मिनिस्टर जो भी है, ये IFS है। इनकी जो बैकग्राउंड एजुकेशन पॉलिसी है IFS। IFS मतलब क्या होती है,
भाई हमें चाइना की जियो पॉलिटिकल को समझना है, अमेरिका की जियो पॉलिटिकल को समझना है। तो अमेरिका की पॉलिसी क्या है, अमेरिका क्या चाहती है इंडिया से, चाइना क्या चाहती है इंडिया से, हम उसी हिसाब से क्या करते हैं, पॉलिसी बनाते हैं। और इंटरनेशनल आप देखते हैं पॉइंट जो रिलेशन होता है वहाँ किसी कोई हित नहीं होता, सब अपने हित के लिए जीते हैं, अपने प्रॉफिट के लिए सिर्फ दोस्ती रखते हैं इंटरनेशनल। आज हम कभी मान लीजिए हमारी झुकाव कभी चाइना की तरफ हो सकती है, कभी रूस की तरफ हो सकती है, कभी अमेरिका की तरफ हो सकती है, कभी ऑस्ट्रेलिया की तरफ हो सकती है, कभी यूरोप की तरफ हो सकती है। एक दूसरे को अपने इंटरनेशनल में अपना हित देखते हैं, इसलिए जियो पॉलिटिकल भी चीज़ें समझना बहुत जरूरी है। उसमें आप जब पढ़ेंगे सार्क क्या है, साप्टा क्या है, नाफ्टा क्या, ब्रिक्स क्या है। अभी जैसे करंट पॉइंट आजकल ब्रिक्स सम्मेलन चल रहा है, तो ब्रिक्स सम्मेलन का पॉइंट क्या है, जिसमें आप 5 कंट्री हैं ब्रिक्स, ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, ये 5 कंट्री को जोड़ा गया है। इनका मेन पॉइंट क्या था, अगर ब्रिक्स पे सभी लोग मेन पॉइंट पे जोड़ देंगे तो अमेरिका सोचेगा अगर ये लोग मिल करके आपस में कोई एक ऐसी करेंसी ना बना ले, आपस में व्यापार करेंगे तो हमारी मेहनत कम हो जाएगी। इसीलिए क्या किया जाता है, ये जो बनाया जाता है तो सभी को ध्यान में रख के, सिर्फ पैसे के लिए नहीं, इन्वायरमेंट को भी ध्यान में दिया जाता है, एजुकेशन को भी ध्यान में दिया जाता है, कभी बाढ़ आ गई, सूखा आ गया, उसको भी ध्यान में दिया जाता है। तो जो सम्मेलन बनाता है, कभी कहा होता है ब्रिक्स सम्मेलन क्या है, सार्क सम्मेलन क्या है, साफ्टा क्या है, नाफ्टा क्या है, सीटो क्या है, वीटो क्या है, आपने हर एक पॉइंट समझिए, क्वाड क्या है, ये इंटरनेशनल हर एक पॉइंट को समझना है। अगर इंटरनेशनल चीज़ें आप नहीं समझेंगे तो कैसे व्यापार करेंगे, कैसे कारपोरेशन दोनों में डिफरेंट को समझेंगे। आप कभी कहा सोचते हैं क्वाड है, क्वाड में मान लीजिए एक बनाई जिसमें ऑस्ट्रेलिया है, अमेरिका है, जापान है और इंडिया है, ये सब मिल करके क्वाड बना दिया गया। अब क्वाड अगर पूछा जाए क्यों बनाया, इससे पीछे क्या रीजन था, तो उनका मेन पॉइंट था कि पैसिफिक ओशन में चाइना की जो है पावर को कंट्रोल किया जाए, मोनोपोली उसकी ना बढ़ पाए, अलग कंट्रियों पे कभी ज़्यादा दबाव न डाले, इसको कंट्रोल रखने के लिए किया गया। तो फिर पूछा जाएगा ये तो चलो चाइना कंट्रोल करने के लिए बनाया गया, तो फिर पूछेंगे अच्छा सीटो क्या है, नाटो क्या है, तो नाटो में आप देखते हैं नॉर्थ अटलांटिक ओशन, तो जितना अटलांटिक ओशन जो है आप जो ऐसे पूरा ऐसे करके बना, नहीं कभी आप ऐसा पढ़ेंगे ना आपको जियोग्राफी भी लगता है कि इसमें क्या क्या पढ़ना पड़ता है, कि ये चीज़ें आपको होती है एडवांस लेवल। तो जब तक आप एडवांस लेवल चीज़ें नहीं पढ़ेंगे तो कैसे आप कोरिलेट करके क्वेश्चन सेट कर पाएंगे। तो आप देखते हो जब सीटो पढ़ेंगे, नीटो पढ़ेंगे, नाटो पढ़ेंगे, ये हर एक जो संस्था बनाई गई है इससे मान लीजिए 20-25 कंट्री जोड़ दिया गया है। तो नाटो में कहा जाता है कि अगर आप 20 लोग जुड़े हो, ठीक है, अगर कोई अलग कंट्री किसी एक पे हमला करती है, मान लीजिए 20 लोग हो, 20 लोग पे किसी एक पे कोई बाहर वाली कंट्री कोई अलग जो नाटो का पार्ट नहीं है, अगर वो हमला करती है तो 20 लोग मिल करके उसको मारेंगे। यही होती है नाटो, सीटो। नाटो मतलब नॉर्थ अटलांटिक, सीटो मतलब सेंटर की बात। तो अलग अलग इसकी संस्थाएं बनाई गई, लेकिन इसका मेन पॉइंट क्या था, हर एक व्यक्ति का अपना हित होता है। जितने 7 कॉन्टिनेंटल है, आपका आसिया, एशिया है, अफ्रीका है, अमेरिका है, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया है, यूरोप है, ये जो भी आप देखते होंगे 7 कॉन्टिनेंटल, इनका मेन पॉइंट क्या होता है, अपना सिर्फ अपना हित होता है। आज जो आप देखते हो यूक्रेन और रसिया का वार होने का कारण क्या है, नाटो का ही बेसिक कॉन्सेप्ट था। भाई रूस कहता क्या था, अब देखिए इंटरनेशनल पॉइंट आ गया कि अगर आप गैस पाइप यहाँ से बिछा, क्योंकि वो भी आपकी गैस पाइप बिछा रही थी, लेकिन वहाँ पर यूरोप और अमेरिका ये चाहते थे कि यूक्रेन हमारे साथ जुड़ जाए। अगर हमारे साथ यूक्रेन जुड़ जाएगा तो हम रसिया को और कंट्रोल में कर सकते हैं, रसिया की पावर को और कंट्रोल कर देंगे। तो उसके पूछा किसको इसके खिलाफ खड़ा किया जाए, यूक्रेन को। आज यूक्रेन और रसिया में देखिए कितने दिनों से वार चल रहा है, उसका इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है। अब उसमें कि कोई अपना वेपन बेच रहा है, हथियार बेच के पैसा अर्निंग कर रहा है, कोई अपना तेल बेच के पैसा कमा रहा है, कोई अपना खाने पीने चीज़ें बेच के पैसा कमा रहा है, या उनकी यहाँ तेल सस्ती हो गई कोई खरीद के अपना काम कर रहा है। हर एक व्यक्ति अपने फायदे के लिए दुनिया में, चाहे नेशनल रूप में देखो, चाहे गांव के रूप में देखो, चाहे नगर पालिका के रूप में देखो, चाहे राज्य के रूप में देखो, चाहे इंटरनेशनल देखो, हर व्यक्ति अपने फायदे के लिए लड़ाई कर रहा है। और लेकिन जब तक जो व्यक्ति निस्वार्थ जब तक नहीं होगा,
तब तक ये धरती समाज कभी आगे नहीं बढ़ सकता, जिसको बोलते हैं वसुधैव कुटुंब। तो वसुधैव कुटुंब का मतलब ये नहीं था, वसुधैव कुटुंब का मतलब ये कॉन्सेप्ट दिया गया था कि अलग अलग जानवर एक ही जंगल में रहते हैं, अलग अलग जानवर जैसे बाघ है, शेर, बकरी, ये सब एक साथ मिलकर भी रहते हैं, लेकिन एक दूसरे भले दुश्मन है लेकिन मिलके भी रहते हैं। यही बोला गया वसुधैव कुटुंब। पूरा पृथ्वी जो है एक परिवार के रूप में क्यों नहीं लोग रहते, जब तक ये विचार नहीं आएगा, एक कॉन्सेप्ट नहीं आएगा, तो कहीं आपका गाजा पट्टी में हमला चलेगा, कभी इजराइल फिलिस्तीन का चलता ही रहेगा, कभी इंडिया चाइना का होगा, कभी इंडिया पाकिस्तान का होगा, कभी आपका रूस यूक्रेन का होगा। ये सब मामला चलता रहेगा, ये मिटेगा नहीं, चलता रहेगा। आप जब तक उसके रीजन को नहीं समझेंगे, उसके पास्ट को नहीं समझेंगे, तो वर्तमान कभी नहीं समझ पाएंगे। हर एक व्यक्ति कोई न कोई अपना कारण बना के ही रखा है अपने प्रॉफिट के लिए। तो हमें क्या करना है, इंटरनेशनल चीजें जब पढ़ेंगे तो WTO फिर पढ़ेंगे, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। अब वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन क्या था भाई, आपको वर्ल्ड में ट्रेड करना है पूरे विश्व में, तो उसकी ऑर्गेनाइजेशन संस्था के बारे में जानना भाई। इसकी संस्था स्थापना कब हुई, क्यों बनाया गया। आप देखते होंगे जब सेकेंड वार समाप्त होता है तो उसी वक्त क्या था, जो भी जब जर्मनी की हालत खराब कर दिया गया, उससे बहुत सी चीज़ें ऐसी ट्रीटी, ऐसी संधि लगा दिया, बहुत कुछ चीज़ें हुआ। वो मुझे लगता है 2010 तक इसने अपना कर्जा चुका करके जर्मनी अब जाके फ्री हुआ। सोचिए, तो आप देखिए इंटरनेशनल जो आपका वार हुआ, फर्स्ट वार, सेकेंड वार, कोल्ड वार का ही योगदान है आज जो चल रहा है। तो हर एक पॉइंट जब तक आप नहीं समझेंगे तब तक इंटरनेशनल बिजनेस आप नहीं समझ पाएंगे। तो अभी जब आप पढ़ेंगे WTO, तो WTO ही कहता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। भाई आपको अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करना है तो 2 पॉइंट को समझना बहुत जरूरी है। ट्रिम्स क्या है और ट्रिप्स क्या है। ट्रिम्स मतलब होता है ट्रेड रिलेटेड मेजर ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, जो भी मेजर ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, ट्रिम्स ये होता है। लिख देते, चलो इसे बताते हैं। ट्रिम्स, अभी क्या है ट्रिम्स, ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल मेजर। अब ये क्या कहता है, मेजर मतलब जो लॉन्ग टर्म के लिए 20 साल 30 साल तक के, जो एक FDI के रूप में, मान लीजिए भारत सरकार कहती है हमें अपने देश में लोगों को रोजगार देना है, तो रोजगार तभी दे पाएगा जब देश में FDI होगा, बड़े बड़े कंपनियां, बड़े बड़े फैक्ट्रियां, यहाँ पर इन्वेस्टमेंट होगा, नई नई चीज़ें यहाँ पर क्या होगा, फैक्ट्रियाँ खुलेंगी, रोजगार क्रिएट होगा। पता चला टेक्नोलॉजी फैक्टर का बहुत अच्छा हो रहा, तो जो बीटेक के उनको रोजगार मिल गया। स्किल्ड पता चला अलग से काम हो, पढ़ करके बच्चे कोर्स सीख रहे हैं। मैन्युफैक्चरिंग पे अच्छा काम हो रहा है, तो पता चला जो लेबर क्लास लोग हैं सीख करके वो भी काम कर रहे हैं। तो जब आपके देश में FDI फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जब तक नहीं आएगा तो देश कैसे आगे बढ़ेगा। तो ट्रिम्स क्या कहते हैं WTO के अकॉर्डिंग कि भाई अगर कोई व्यक्ति किसी देश में अपना ट्रिम्स के रूप में अपना FDI लेके जाता है, FDI को जैसे चाइना, मान लीजिए जापान भारत में 20 साल तक का मेट्रो का एक कॉन्ट्रैक्ट बना कि 20 साल तक क्या करना है, आपको भारत में रहना पड़ेगा। अब भारत जैसे भाई 20 साल आपका अपना मेट्रो प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ, आपने जो भी पैसा कमाया ठीक है, उसके बाद जैसे आपका 20 साल कंप्लीट होगा, आपका जो कॉन्ट्रैक्ट हो कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद वहीं वो खत्म हो जाएगा। तो ये पॉइंट ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल मेजर ऑफ, इसको बोल देते हैं मेजर। तो ये जो पॉइंट होता है एक मेजर है, पैमाना है, एक नाप है कि इसके अधीन तक ही रहना। ये नहीं है कि आज अगर मान लीजिए 20 साल हो गया तो आप बोलो नहीं मैं और रह सकता, नहीं, कभी नहीं। कभी आपने सुना होगा हीरो और हुंडा, जो हीरो कंपनी और हुंडा जापान की, हीरो भारत की, जो ये दोनों लोग मेल मर्ज थे, एक दूसरे के साथ मिलकर काम करते थे। एक साल बाद इनका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया। हीरो अपना प्रोजेक्ट बनाती है और हुंडा अपना बनाता। हीरो क्या करता, गाड़ी का फ्रेम बनाती थी, हुंडा क्या करता, गाड़ी का इंजन बनाता था। इसीलिए लोग कहते थे कि हुंडा का इंजन जबरदस्त होता है, क्योंकि ये जापान की बनी। तो ये पॉइंट जो किससे जुड़ा होता है, WTO से। दूसरा इसमें होता है ट्रिप्स। अब ट्रिप्स क्या है, इसको बोलते हैं ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। ये जो यस है साइलेंट है, इसीलिए इसमें एस, जैसे ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी
राइट्स, तो राइट्स मतलब एस, ठीक है। तो प्रॉपर्टी राइट्स अब क्या है, इसमें क्या बात करता है, ट्रेड से जुड़ा है। एक किससे था, ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल मेजर ऑफ कॉन्सेप्ट की बात करता था, एफडीआई की बात करता था, एफटीआई की बात करता है। अब इस यहाँ पर क्या होता है, ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, ये क्या कहता है, क्वेश्चन आ भी चुका है दोस्तों, इसका फुल फॉर्म भी पूछता है, कॉन्सेप्ट भी देता है, जिसमें आपका पेटेंट होता है, कॉपीराइट होता है, ट्रेडमार्क होता है, गुडविल होता है। इन सभी पॉइंट को किस में जोड़ के रखता है, ट्रिप्स। तो अब जैसे मान लीजिए जैगुआर है, जैगुआर एक उसका बेसिक ब्रांड है, एक नाम है। क्या जैगुआर का नाम कोई दूसरा जैगुआर नाम लिख के चला सकता है, कभी नहीं। यहाँ पर कॉपीराइट हो जाएगा, ट्रेडमार्क का कॉपीराइट हो रहा, तो वहाँ क्या हो जाएगा, उस पर केस हो सकता है, किसके अनुसार, इंटरनेशनल बिजनेस WTO के अनुसार। आपका जो ये रूल है, जो संस्था है, ये बोलती ही नहीं आप किसी की कॉपी नहीं कर सकते, आप अपनी पहचान का अपनी चीज बनाइए। जैसे गुडविल है, हर एक व्यक्ति की अपना एक गुडविल पहचान है। कभी काल लोग गुडविल बेचते हैं, आप सोचे कैसे गुडविल बेचते हैं, जी हाँ। अब जैसे टाटा कंपनी है, टाटा कंपनी का अपनी गुडविल है। अब टाटा कंपनी का जो लोगो है टी है, क्या है, ऐसे बना होता है ना, TAT ऐसे लिखा होता है टाटा। अब मान लीजिए किसी ने कोई गाड़ी बनाता है घटिया क्वालिटी का, अब उसका लोगो लगा ले अपने गाड़ी के बाहर, तो लोग ये तो टाटा कंपनी की है। अब भरोसेमंद से ले जाके टाटा पे विश्वास करके वो खरीद लिए, लेकिन पता चला उन्होंने टाटा की गुडविल को बेच दिया, टाटा की गुडविल को चोरी किया है, उनके लोगों को चोरी किया। तो किस पे कंप्लेन होगा, WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन कहेगा, ना तो आप किसी का लोगो चोरी कर सकते हैं, ना किसी का पेटेंट कॉपी राइट चोरी कर सकते हैं, ना उसका ट्रेडमार्क आप चोरी कर सकते हैं। ट्रेडमार्क होता है, कॉपीराइट होता है। अब फार्मूला आप कोई बनाते, मेडिसिन बनाते, दवा बनाते हैं, आपने कोई दवा बनाया, इसलिए आप देखिए क्या बोला जाता है, AI जो आजकल आ गया है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट। दोस्तों आने वाले समय में अगर AI पे ज़्यादा लोग भरोसा करते, अच्छी बात, खूब करो, जो सीख रहे हो सीखो, लेकिन ज़्यादातर मशीनरी से अगर ज़्यादा आप जुड़ेंगे तो मानव की वैल्यू कम होती चली जाएगी। मशीन क्या कर देगा, मानव पे हावी हो जाएगा। क्या हावी हो जाएगा, आपको इमोशनल भी आपको क्या करेगा, गाइडेंस करने लग जाएगा। और जो इस सॉफ्टवेयर को बनाने वाला अमेरिका या कहीं भी इजराइल बैठा है, वो व्यक्ति क्या कर सकता है, आपकी इमोशनल को इस तरीके से डाटा कैप्चर कर लेगा, आपको ऐसा ब्रेन वॉश करेगा कि जिसको आप आजकल देखते होंगे सोशल मीडिया पे, कि जिनको बेसिक चीज़ नहीं पता होगा, कहीं से वही बातें 10 बार सुन लेते हैं, फलाने व्यक्ति चोर है, फलाने व्यक्ति चोर है, फलाने व्यक्ति चोर है, ये देखिए प्रूफ, ये देखिए प्रूफ, ये देखिए। आप हो सकता है कुछ भी वो, जैसे मान लीजिए मैं एक न्यूज़पेपर देखता हूँ, जैसे न्यूज़पेपर, आजकल लोग बहुत ऐसे यूट्यूबर बनाते रहते हैं, अब लिख देंगे द हिंदू न्यूज़पेपर, तो लोगों के भरोसा है इस पर, कंटेंट अच्छा है, अब खाली ऊपर के हेडिंग डाल दिया, लेकिन अंदर का कहीं और कमाल ला के उठा के चिपका दिया। इससे क्या होता है, ब्लैकमेलिंग हो रहा है। तो AI के माध्यम से चीज़ें अच्छी भी हो सकती है, लेकिन इससे गलत चीज़ें बहुत किया जा सकता है। किसी की आवाज़ कॉपी किया जा सकता है, किसी की बॉडी सेम टू सेम बना करके कॉपी किया जा सकता है, किसी का ऐसे आपसे बात करते करते आपका सारा डाटा, आपका बैंक अकाउंट, आपका हर एक चीज़, जो भी आप फार्मूला बना रहे हैं, सब चोरी किया जा सकता है। तो मशीनरी चीज़ से अलग, जितना भी टेक्निकल चीज़ें हैं जो आपकी काम की हो उतना रखो, बाकी अपना दिमाग को जो ये भगवान ने दिया है, जिससे आपने मशीन बनाया है, मशीन इसको ना चलाए, आप इससे मशीन को चलाओ। जब ये सोच रखोगे तभी आप सक्सेस बनोगे। अब जैसे बहुत से बच्चे हैं मोबाइल में ढूंढते, ये टीचर बहुत अच्छा पढ़ा रहा है, ये बहुत अच्छा पढ़ाते, सब बहुत अच्छा है, मगर जो चीज़ नहीं समझ में आता सीख लो, बाकी उठाओ किताब, बाहर निकलो, बिग प्रैक्टिकल चीज़ें देखो, मार्केट में जाओ। जब तक ये चीज़ें आप नहीं करेंगे तो कैसे सीखेंगे। मोबाइल से आप चीज़ें, मान लीजिए इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करें, अगर आपका इन्फॉर्मेशन गलत हो तो आप गलत डायरेक्शन में चले जाएंगे। इसीलिए इन्फॉर्मेशन पहले सही होना चाहिए। इसलिए आज बहुत से लोग का इन्फॉर्मेशन गलत होता तो गलत उत्तर देते हैं, गलत रिप्लाई करते हैं, वो ब्रेन वॉश हो जाते हैं। कोई इस पार्टी की बात करता है, कोई उस पार्टी की बात करता है। आप किसी पार्टी मत बनो, आप ट्रांसपेरेंसी बात करो, न्यूट्रल होकर बात करो, ये पॉइंट। तो हम बात कर रहे थे दोस्तों, ये जो टिप्स हैं, ये पॉइंट, ये हर एक चीज़ को समझाता है, व्यापार को, कॉपीराइट को, ट्रेडमार्क को, गुडविल को,
तो हर एक चीज़ समझ, जैसे किसी व्यक्ति में बहुत अच्छा गुडविल है, मान लीजिए आप नया नया कोई बिजनेस आप खोलते हो, अब आप मान लीजिए सचिन तेंदुलकर बुला के उससे फीता कटवा दो, या देश के प्रधानमंत्री से फीता कटवा दो, तो लोगों की लगी भाई देश के प्रधानमंत्री फीता काट के गए, अभी सचिन तेंदुलकर आगे फीता काट के गए, अमिताभ बच्चन जी आगे फीता काट के गए, तो आपको क्या लगेगा? उनकी एक गुडविल है, वो गुडविल अपने बेचते हैं, उसी से अपना जीवन यापन करते हैं। लेकिन वो गुडविल कैसे आया? ईमानदारी से। जब आप ईमानदार रहोगे, आप सही बात करोगे, सही सूचना दोगे, तो लोग आप पे भरोसा करेंगे। आप गलत सूचना दोगे, गलत मैसेज दोगे, तो लोग कहेंगे ये भी बकवास है, इससे हटो, ये भी मैनिपुलेट करता है। तो दोस्तों आज इतना ही बात करेंगे। कल हम बात करेंगे वर्ल्ड बैंक, IMF, BOP, ट्रिप्स तो हो गया, AOA क्या है, इस पॉइंट कल बात करेंगे, ठीक है। तो आज इसे अब छोटे छोटे से वीडियो आपको लेक्चर मिलता रहेगा, बातें करते रहेंगे, और पेपर 1 का भी कल दूसरा टॉपिक लाएंगे, हायर एजुकेशन, द हायर एजुकेशन, उस पर बात करेंगे। तो आज इतना ही है, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, मस्त रहिए, पढ़ाई करिए, जल्द ही आपका नोटिफिकेशन आएगा। और जिनको दिवाली का है मौका बढ़िया है, आप घर जाइए, अपने परिवार से मिलिए, 2-4 दिन का समय होता है, माइंड को रिफ्रेश करिए, क्योंकि वैसे बड़े शहरों में पोल्यूशन बढ़ जाती है। थोड़ा जाएंगे, नेचुरल चीज़ देखेंगे, हवा खाएंगे, बढ़िया, परिवार से भी मिलना चाहिए, मिल के आइए और फार्म भरिए, फिर उसके बाद अपनी तैयारी पे लग जाइए। और तैयारी को आप किताब को पढ़ने के साथ साथ भी प्रैक्टिकल सोचना शुरू करिए। और मैं जाते जाते दोस्त एक बार बार यही कहूँगा कि जिनके पास अगर मोबाइल है, ऐसा तो है नहीं है, तो एक छोटा सा चाहे बोर्ड, देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, अगर बड़ा ना मिले तो ऐसे लगाओ, ऐसे कितना बड़ा, इतना बड़ा बोर्ड लाके आप अपने घरों में लगा लो, कहीं पर दीवार पे लगा लो, और लगा के उस पर आप खड़े होकर के प्रैक्टिस करना सीखो। आप 2 चीज़ सीखोगे, एक तो आपका नॉलेज बढ़ेगा, आपका कम्युनिकेशन बेटर होगा, आपकी बॉडी लैंग्वेज भी अच्छी होगी। और जब यही चीज़ आज से करना शुरू कर दोगे, कल आप नेट क्वालिफाई करोगे, PhD में जाओगे, जो भी आप करना होगा, सो ऑन, किसी भी फील्ड में जाओगे, तो इसमें आपका जो अभी से काम करोगे अपने ऊपर, ये जो काम करोगे, यही काम आपको वहाँ दिखेगा, और उसका आपका डबल फायदा मिलेगा। जब आप वहाँ खड़े होकर के ऐसे पढ़ाओगे, बोलोगे, तो लोगों को लगेगा कि ये व्यक्ति टैलेंटेड है, ये व्यक्ति अपने ऊपर काम किया है, इसको नॉलेज है। तो आपका एक तो मेरिट भी अच्छा मिलेगा, नंबर भी अच्छा मिलेगा, क्योंकि वहाँ जब इंटरव्यू होता है PhD वगैरह का या नेट का, जब आप जाते हैं नेट क्वालिफाई करके टीचिंग के लिए, तो ऐसे आपको बोर्ड दे देंगे, बोलेंगे जो आपका टॉपिक आता है जिस सब्जेक्ट में आपको, या वो भी पूछ सकते, भाई प्रोफेसर हैं, कोई भी टॉपिक पूछ सकते, चलिए सर आप कुछ भी कह सकते हैं कि आप जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में कुछ समझाइए, तो आपको लिखना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा, आपको इंग्लिश भी सीखना है। अभी तो मैं आपको हिंदी में, मैं इंग्लिश में भी पूरा पढ़ाता हूँ दोस्तों, लेकिन इंग्लिश नहीं बोलता अभी, क्यों? क्योंकि जितने बच्चे यहाँ सब हैं हिंदी के रहते हैं, तो इसलिए मैं इंग्लिश में लिख देता हूँ, और हिंदी इसलिए बोलना पड़ता है क्योंकि चीज़ें जल्दी समझ में आती है, तो इससे बाइलिंगुअल हो जाती है। तो आपको इंग्लिश में भी तैयारी करना होगा। सपोज मैं 2-4 आपको इंट्रोडक्शन देता हूँ इंग्लिश का, देखिए कैसे आप कोई भी चीज़ आप पढ़ाइए, आप वीडियो बनाइए, मैं आपके साथ एक दोस्त तरीके से पढ़ाता हूँ दोस्तों, खुल के सारी चीज़ें, कोई चीज़ छुपा के नहीं बोलता, जो है मन में सब बोलता हूँ। अब देखिए, आपको मान लीजिए टूटी फूटी जो भी आए, कोई आपको सिखाने अंग्रेजी नहीं आएगा, आप पेपर पढ़िए, उसके बाद सोचिए, टॉपिक को आप मन में सोचिए, कोई बात नहीं, कहीं वाज हो जाएगा, वेयर हो जाएगा, सच एज दैट होता है, इसे टेंशन मत लो। आप अपने घर में से बोर्ड लाओ, शुरुआत ऐसे, जो भी आपको हिंदी बोलना बोलो, उसके बाद अंग्रेजी कैसे बोलेंगे, ऐसे जो भी आपको इंट्रोडक्शन देना है, हेलो फ्रेंड्स टुडे, ऐसे शुरुआत करोगे, जो भी है शुरुआत जैसे नए लोग करते हैं, या ऐसे बोलोगे, हेलो वेलकम टू माय चैनल, टुडे आई विल डिस्कशन माय टॉपिक्स UGC नेट पेपर फर्स्ट। UGC नेट पेपर फर्स्ट एज ए टॉपिक्स देयर आर 10 यूनिट्स। फर्स्ट यूनिट टीचिंग एप्टीट्यूड, सेकेंड एज ए रिसर्च एप्टीट्यूड्स, थर्ड कम्युनिकेशन, फोर्थ comprehension, fifth mathematics and logical reasoning, and sixth data interpretation, seventh information communication and technology, eighth the people and development environment, ninth the higher education, and 10th आप 10th जो भी आप
मान लीजिए 10th में आप कम्युनिकेशन कुछ भी कह सकते हो, ऐसे सो। अब नेक्स्ट देखिए कैसे बोलोगे, ये तो मैंने इंट्रोडक्शन दिया। अब नेक्स्ट कैसे आप बात करोगे, टीचिंग एप्टीट्यूड कैसे पढ़ोगे। फ्रेंड्स, टुडे आई एम डिस्कशन टीचिंग एप्टीट्यूड्स। व्हाट इज द टीचिंग? टीचिंग एज ए कम्युनिकेशन, गुड कम्युनिकेशन। सपोज Mr. X and Mr. Y. Mr. X as a good full knowledge man. Full knowledge man मतलब जिसके पास पूरा नॉलेज होता है। As a good knowledge, good communication. Good communication according जो भी है good communication. Suppose अब ऐसे आप भी बोलना शुरू करिए, मैं आपको सिखा रहा हूँ, ऐसे समझिए। Mr. X as a teacher. Mr. X as a teacher and Mr. Y, this is a student. Mr. X as a provided by the knowledge about the teachings. What the teaching? As a teaching as a good communication, as a information, analysis, analytics and data you have to provide by the Mr. X and now have to provide by the Mr. Y. This is communication as a teaching. तो जिस ऐसे आप बात करो, अपने आप से बात करो, मैं आपको ऐसे बस सिखा रहा हूं। तो जिस दिन आप ऐसा करेंगे दोस्तों, आप बहुत आगे जाएंगे। कोई बात नहीं, जिनको हंसना होगा हंसने दो, आप अपने ऊपर काम करो। और ये काम आप जिस दिन करना शुरू करके आप बहुत अलग हो जाओगे। भीड़ में मत चलो, आपको कुछ नया क्रिएटिव माइंड करते रहना चाहिए। इंग्लिश सीखो, हिंदी भी सीखो, बाइलिंगुअल सीखो। भारत में रहना है या विदेश में आपको जाना, कहीं भी जाना, इंग्लिश एज ए कॉमन लैंग्वेज। इंडिया में रहना है तो इंडिया भारत में भी आपका इंग्लिश कॉमन लैंग्वेज। साउथ इंडिया मान लो आप पढ़ाने चलो, वहाँ हिंदी कोई समझेगा नहीं, बहुत लोग कहेंगे बेचारे क्या करें, आप इंग्लिश बात करोगे। टुडे आई एम डिस्कशन माय टॉपिक्स एज ए कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन देयर आर पार्ट्स, टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, फॉर्मल कम्युनिकेशन, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, डायरेक्ट कम्युनिकेशन, इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन, बैरियर कम्युनिकेशन, effective communication. Now there are effective communication. What is the effective communication? There are, you have to oral, your speech is good communicate, and now your writing letter is good. This is a effective of communication. What is the barrier of communications? At barrier of communication you have to respect, and you have to communicate. Lot of the problem you have to create communicated, other person you have not provided by the knowledge. This is barrier of communication. What are the types of the barrier of communication? There are 5 types of the barrier of communication. First, psychological communication barriers, physical barrier communication, linguistic communication, culture communication, organization. There are barrier of communications. And now first I will discuss on this is topics. Psychological barrier of communication. Psychological barrier of communication, this is pre you have to imagine, जो भी है एक पहले से ही एक कल्पना करना है। You have to estimate it. Second person, I'm not your understand, I'm not your clarify. किसी के प्रति पहले से आप क्या करो, उसके प्रति एक एस्टिमेटेड अनुमान लेते हो कि जो भी वो बोलेगा मेरे समझ में नहीं आएगा। दिस इज साइकोलॉजिकल बैरियर। प्री प्लान, प्री बैरियर यू हैव टू क्रिएट इन योर माइंड्स, दिस इज साइकोलॉजिकल बैरियर। फिजिकल बैरियर, फिजिकल बैरियर, सपोज you have to talking, you have to calling the mobile, and now suddenly you are discharge your battery, you are not your communicated, continue, this is a physical barrier communicated। ऐसे ही आप सोचना शुरू करो दोस्तों, आप सीख जाओगे, मैं आपको सिखाता रहूँगा, आप कुछ करते रहोगे, सीखते रहोगे तो आगे बढ़ोगे। तो आज इतना ही दोस्तों, हंसी मजाक मस्त है, अपनी लाइफ में ऐसे काम करते रहिए, पढ़ाई करिए और धीरे धीरे घर पे जाइए, एंजॉय करिए, मम्मी पापा से मिलिए। और दिवाली का सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। मस्त दीपक को जलाओ, अपने अंदर दीपक जलाओ, इस देश में दीपक ऐसा जलाओ कि पॉल्यूशन मत बढ़ाना, पटाखे कम करना, क्योंकि पॉल्यूशन वैसे ही बढ़ता जा रहा दोस्तों, श्वास लेने में दिक्कत होगी। तो आजकल बीमारियां वैसे ही ज़्यादा हैं। तो आप लोग दिवाली का एंजॉय करना, घर जाइएगा, 2-4 दिन का जो भी अभी से निकल रहे हैं लोग घर जाओ, लेकिन पढ़ाई को करते रहना। तो आज इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।